हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज हम लोग एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं जिससे आपका 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजिकल जर्नी एकदम इजी हो जाए। अब हम लोग आ तो जाते हैं 11th स्टैंडर्ड में, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो कॉन्सेप्ट्स हमें स्टिल क्लियर नहीं होते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से हमें हमेशा बायो के लेक्चर में कुछ ना कुछ डाउट आता है ना। यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या जरूरत है इस लेक्चर की। तो आपको मैं एक सिंपल सा बात बताती हूँ। सब लोग प्रैक्टिस करते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बट यू नो व्हाट, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है ना, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट उसमें पड़ेगा आपको बायोलॉजी। नो वन थिंक्स इन दैट वे, सिर्फ टॉपर वो सोच पाता है। तो आज अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो और अगर आपने ये वीडियो क्लिक कर दी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑलरेडी हिट अ जैकपॉट। एंड गेसेस हाउ? क्योंकि मैंने एक ऐसा बायोलॉजी का हैंडबुक क्रिएट किया है। ये हैंडबुक आप लोगों को हमेशा के लिए यूज आएगा। इसके अंदर हर वो टर्मिनोलॉजीज, इसके अंदर हर वो चीजें अवेलेबल है जो चीज आप लोगों को स्कोर करने में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो बस इसको पढ़ लो, बस इस वीडियो को देख लो, इस हैंडबुक को अपने पास सेव कर लो। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। एंड ट्रस्ट मी, आपका 11th स्टैंडर्ड के, आपके 12th स्टैंडर्ड का भी जो बायोलॉजी का जर्नी है वो एकदम इजी और स्मूथ हो जाएगा। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पीडीएफ बेटा बहुत ज्यादा मुश्किलों से और बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, तो आपके पास ये पीडीएफ होना चाहिए। आपको कहाँ मिलेगा पीडीएफ? आप वीडियो को स्क्रॉल करेंगे, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक रहेगी लेक्चर नोट्स की। बस आपको जाना है और आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको सेव कर लो। हुआ तो प्रिंट निकाल लो, क्योंकि इसके ऊपर ना तुमको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है आज के वीडियो में, तो आपके बायोलॉजी में टोटल 16 चैप्टर्स है, बट वो 16 चैप्टर्स में लोग टर्मिनोलॉजीज डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। बट तुमको कैसे समझेगा कि क्या यूज किया जा रहा है, क्या है क्या नहीं है? जैसे कि लोग डायरेक्टली बोल देते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब तुमको पता है खुद का खाना खुद बनाना, बट 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को बार बार बताना पड़ेगा जो खुद का खाना खुद बनाता है वो कौन? ऑटोट्रॉफिक। तो अगर तुम लोग ऑलरेडी वो सब टर्मिनोलॉजीज तुमको याद नहीं होंगे तो ऑब्वियसली तुमको थोड़ा सा टफ पड़ेगा। बस इसीलिए आज ये वीडियो तुम्हें लास्ट तक देखनी है। मैं ट्राई करूंगी जितना छोटा हो सकता है ये वीडियो उतना छोटा बनाओ कि आप लोगों का मैं 1 से 1.5 घंटे के ऊपर बिल्कुल ना लूं। Just 60 to 90 minutes of your important schedule and you will be pro, you will be masters of biology। ऐसा सिमिलर मैंने पढ़ाई किया हुआ था, इसके वजह से आप लोग मुझे हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैम आपको पूरा टेक्स्ट बुक कैसे याद है। दैट इज हाउ आई रिमेंबर एवरीथिंग। तो आज ये पहली बार मैं किसी बैच के लिए कर रही हूँ। दिस इज लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप लोग समझ लो कितना मुश्किल, कितने अच्छे से बनाया गया मैंने ये वीडियो। ठीक है, तो अब हो गया सारी फ्लॉन्टिंग की बातें। अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब क्या नामकरण करते हैं हम लोग, किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में डाला जाता है। उसके बाद में सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी क्या होता है, मतलब सेल के रिलेटेड सारी चीजें। बच्चों को सेल के रिलेटेड स्टिल कंफ्यूजन रहता है बेटा। सेम मैंने एक सेल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अलग वीडियो में कवर किया है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल जो आपके सीईटी में भी आने वाला है और बोर्ड्स में भी, बोर्ड्स बोल रही हूँ, अपने 11th स्टैंडर्ड में भी आता है। इट मीन्स आपके पूरे टेक्स्ट बुक में से ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन टिश्यूज। टिश्यूज नहीं समझेगा आप लोगों को तो आपके 2 चैप्टर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे एनिमल वाला जो टिश्यू है वो और प्लांट के टिश्यूज, मॉर्फोलॉजी वाला। तो टिश्यूज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस आपको जो लास्ट यूनिट पढ़ रहा है ना, आपके 16 के ऊपर जाओगे तो उसके अंदर लाइफ प्रोसेस जरूरी है। साथ साथ में 12th स्टैंडर्ड में आपको लाइफ प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या क्या लाइफ प्रोसेस होता है, क्या तुम्हें पहले पता होना चाहिए, वो 16 चैप्टर्स शुरू करने से पहले वो सब कवर किया जाएगा। साथ में यूनिवर्सल ग्लॉसरी। ग्लॉसरी मतलब क्या होता है, एक ऐसा लिस्ट दे दूंगी मैं तुम लोगों को ए से लेकर जेड तक, जो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो तुम लोगों को याद रहना ही चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी बायोलॉजी। अपने महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा बच्चों को और उनके पेरेंट्स भी उनको वही गाइड करते कि बेटा बायो ड्रॉप कर दे, पीसीएम ले ले, फिर इंजीनियरिंग कर। सच आपको एक बात बताऊं,
देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, लिटरली 60 to 70% स्टूडेंट्स है जो बच्चे इंजीनियरिंग करके भी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। तो किसी और का मत सुनो। आपने 3 इडियट्स मूवी का एक चीज सुना होगा कि जब तुम्हें मशीनों से प्यार होता है ना, उस टाइम पे तुम मान लो कि तुम इंजीनियर बनने के लिए काबिल हो। तुम्हें प्यार नहीं, मशीनों से मत करो, मत करो ये। तो इसलिए डिसाइड करो। दैट इज वाई ये वीडियो आपके लिए आई है कि आपका बायोलॉजी का सफर थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। आई एम सो सॉरी ये वीडियो पहले नहीं आई क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगा, पूरा टेक्स्ट बुक को झंझाला है, फिर ये बनाया गया, ठीक है। और साथ में सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर से ग्लॉसरी में निकाल के लाई हूं, तो आपका पूरा का पूरा एक जिस्ट आपको आज इस लेक्चर में समझ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेवल का एक्सप्लेनेशंस रखे हैं इसके अंदर, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से सिर्फ बता दिया है, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें आपकी, साथ में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, सब कुछ है। तो बेसिकली दिस इज द ओनली हैंडबुक, दिस इज द ओनली पीडीएफ यू नीड। बट आप इसको हैंडबुक बोलोगे क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझा, बस इस हैंडबुक के थ्रू जाओ एंड यू विल बी डन, ठीक है। अब सब देखते हैं सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, ठीक है। लेट अस सी क्या है चीज। उसके पहले देखो, आपको मैं ये बताती हूँ कि आप ये हैंडबुक को यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो, एवरी चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक रीयूजेस द सेम बेस वोकैबुलरी एंड आइडियाज। अब जैसे कि आप लोगों का इंग्लिश का टेक्स्ट बुक या हिंदी के टेक्स्ट बुक या मराठी के टेक्स्ट बुक में आपका लेसन दिया रहता है और बीच में ग्लॉसरी वर्ड दिया रहता है ना, मतलब इसके अंदर जो अलग अलग न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं उसका मीनिंग दिया हुआ होता है। सेम वैसा कोई बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए नहीं करता। दैट इज व्हाई वी फील डिफिकल्टी इन दीज सब्जेक्ट्स, बट मैंने वो करके दिखाया है आप लोगों के लिए। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अपना जो पूरा चैप्टर है ना, वो एक वोकैबुलरी के अराउंड घूमता है, एक ही वोकैबुलरी के अराउंड घूमता रहता है। तो वो सारी चीजों को पहले हमें मास्टर करना है, फिर वो चैप्टर छूना है। तो हम मास्टर करेंगे ये 6 फाउंडेशन को एक साथ, और उसके बाद तुमको हर चैप्टर के जो नाम है, हर चैप्टर में जो अलग अलग टर्म है, वो सारी चीजें अपने आप चमकती जाएगी। और ये जो टफ लग रहा है, ये जो बायो छोड़ने का मन कर रहा होगा जिसको भी, या कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा कि बायो मत करो, वो तुम्हारे दिमाग से माइंडसेट हट जाएगा। और याद रखना कि अब हम 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो मेमोराइजेशन करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेटा जो मेमोराइज करता है ना, वो कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। अब ध्यान देना, पहली चीज लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। मतलब देखो, आपको एक बात बताओ, क्या बायोलॉजी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं जो सिर्फ बायो में यूज होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक, मैं आपको क्या बोलती हूँ बेटा, प्रो का मतलब बेटा कैरियॉन्स का मतलब, बेटा काइनेसिस का मतलब, बेटा सोमैटिक सेल का मतलब। तो ये एक टाइप का लैंग्वेज है, एक टाइप का वोकैबुलरी है जो बायोलॉजी स्पेसिफिक होता है। तो हम लोग उन वोकैबुलरी को सीखेंगे सबसे पहले, जैसे कि टैक्सोनॉमी का मतलब, नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसका मतलब 5 किंगडम कौन से है, प्लांटे क्या है, एनिमेलिया क्या है, इन सब को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सबको एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद वील फोकस ऑन द सेकंड टॉपिक विच इज सेल। सेल में हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स है वो देखने वाले हैं। और सेल डिवीजन हमने ऑलरेडी कवर किया था, बट आज मैं एक और बार फिर से कवर करवा दूंगी। आफ्टर दैट हम बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम के ऊपर फोकस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स का अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री और बायो कैसे साथ में जुड़ता है। अभी यहाँ पे वंशिका मैम भी आपको मैं याद दिलाऊंगी, और साथ में राधा मैम का तड़का भी रहेगा उसके अंदर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी, साथ में विटामिन, मिनरल्स, इनके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि तुमको अब तक जो पता है वो गलत ना हो, और जो पता है उसमें एडिशन में कर दो, सो दैट जब वो चैप्टर आए तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ऑल्सो हम लोग सारे के सारे लाइफ प्रोसेस जो है, जिसके आसपास विटामिन और मिनरल जरूरी है, वो सारी चीजों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हम टिश्यूज को भी कवर करने वाले हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, क्या टिश्यूज में एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं। तो टिश्यूज में हम ये समझेंगे कि कैसे सेल्स ग्रुप बना के, टीम बना के टिश्यूज बनाते हैं, कौन से टिश्यूज होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। लाइफ प्रोसेस भी हम कवर करने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस में हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, और बच्चों को इनका मीनिंग ही नहीं पता होता है। एंड जस्ट बिकॉज दे फील कि यार ये तो नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट वो लोग बोल देते मैम समझा ही नहीं। बेटा तुम पहली बार वो चीज पढ़ रहे हो, इट डजंट मीन कि वो तुम्हें समझा ही नहीं है, ठीक है। ऑल्सो हम लोग एक यूनिवर्सल ग्लॉसरी पढ़ेंगे। ग्लॉसरी मतलब ऐसे टर्म्स जो बार बार आपके 16 चैप्टर के अराउंड रिपीट होने वाले हैं, तो वो टर्म को हम आज ही कंठस्थ करके जाएंगे, एकदम बाय हार्ट करके जाएंगे। तो बेटा दिस वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट
एकदम यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो वो जो कमेंट करने वाले बंदे होते हैं ना कि वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, तो मैं ही बता देती हूँ, वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। उसके पहले तो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि एग्जैक्टली क्या क्या इस वीडियो के अंदर है, कितना यूजफुल ये वीडियो है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिपीट विथ मी, बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है भैया, बायोलॉजी इमोशन है। बायोलॉजी जो है वो एक लैंग्वेज है। अगर आपको बायो की लैंग्वेज आ गई, अगर आपको बायोलॉजी से प्यार हो गया, उसमें लव लेटर लिखने आ गया, तो बायोलॉजी के 16 के 16 चैप्टर्स एकदम इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, जैसे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब हम किस तरीके से सिस्टमैटिकली सारे ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टैक्सोनॉमी। नोमेनक्लेचर, नाम देना। अब देखो मैंगो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, इंग्लिश लोग मैंगो बोलेंगे, कोई बोल देगा आंबा, अब हिंदी लोग आम बोल देंगे, तो अब अलग अलग जगह के लोग उसका अलग अलग नाम लेंगे। बट मैं कैसे उसको समझूंगी, अगर मेरे को एक यूनिवर्सल नाम दे रहा है, मैं कैसे समझूंगी उसको, तो उसके लिए नोमेनक्लेचर आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आप देखो, आपने एसआई यूनिट फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो नोमेनक्लेचर इज नथिंग बट स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ बायोलॉजी। मतलब मैं एक ऑर्गेनिज्म को दुनिया भर में क्या कह सकती हूँ ना, कि वो लैंग्वेज सब बैरियर को तोड़ के सही रहे, तो उसको ही हम लोग बेटा नोमेनक्लेचर बोलते हैं, नामकरण बेसिकली। साथ में क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे, और हर चैप्टर का वोकैबुलरी भी रहेगा आगे, कि मतलब इस चैप्टर का मतलब जो भी मैंने 6 चैप्टर्स बनाए आप लोगों के लिए, उन चैप्टर में क्या क्या रिपीटेड सेंटेंसेस है, क्या क्या रिपीटेड वर्ड्स है, उसका वोकैबुलरी भी रहेगा। ठीक है, मुझे सिर्फ एक सिप पानी पीने दो, फिर हम लोग फटाफट से बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप हेडिंग डाल दो, लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी फटाफट से। इसमें हम लोग बायो का लैंग्वेज सीखेंगे पहले। ओके बेटा, क्लास 11th में होना तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल वीडियो है। ओके, अब सबसे पहले देखेंगे बेटा जी बायो है क्या, व्हाट इज बायोलॉजी, एग्जैक्टली क्या है बायोलॉजी। तो आई विल बी देखो थोड़ा सा क्लिंजी, थोड़ा सा रोमांटिसाइजिंग बायोलॉजी, बिकॉज दैट इज व्हाट आई लव, दैट इज माय ब्रेड एंड बटर लिटरली। तो बायोलॉजी जो है ये साइंस है लाइफ का। जिस बच्चे को बायोलॉजी आता है उसको ना कोई डॉक्टर बेवकूफ बना पाएगा, ना कोई फार्मासिस्ट बेवकूफ बना पाएगा, ना कोई एडवर्टाइजमेंट वाला बेवकूफ बना पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही है लाइफ के बारे में। कैसे? क्योंकि इसके अंदर स्टडी इन्वॉल्व है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगाई हो, चाहे वो प्लांटे हो, चाहे तुम्हारे मेरे जैसे जानवर एनिमेलिया क्यों ना हो जाए। साथ ही साथ हम बायोलॉजी में इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से बने हुए हैं। आपके पास सेल वॉल है या सेल का मेम्ब्रेन है? आपके पास सेल वॉल नहीं है तो क्यों नहीं है? सेल वॉल जिंदा है या मरा हुआ है? आप में टिश्यू है कि ऑर्गन लेवल तक है? आपके पास क्या है? ये सारी चीजें बायोलॉजी आपको पता करके जरूर बताता है। जैसे आपको पता ना हो, लोग क्या करते हैं, मान लो एक दवाई है, दवाई के ऊपर अगर ऐसा लाइन मारा हुआ है, डेफिनेटली तुम उसको तोड़ के खा सकते हो। बट अगर दवाई के ऊपर कोई लाइन नहीं है, ऐसा डायरेक्ट कैप्सूल है, तब तुम उसको तोड़ रहे हो ना, तो बेसिकली तुम अपने इंटेस्टाइन को हार्म कर रहे हो। ये बात कब समझ आती है? जब तुमने बायो पढ़ा हो। अब तुम्हें बहुत ज्यादा मशीनों का नॉलेज ही है, बट तुम खा कचरा ही रहे हो क्योंकि तुम्हें बायो का नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली यू आर प्लेइंग विथ योर बॉडी। बॉडी इज द ओनली थिंग, अपना लाइफ इज द ओनली थिंग। चाहे तुम कितने भी अमीर हो जाओ, तुम दूसरी बॉडी नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, तो इसके वजह से बायोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आसपास आज सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल है तो हार्मफुल भी हो सकते हैं। आप सभी को इसका प्रूफ पता है, आप सभी को इसका प्रूफ दिखा दिया था 2020 में एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। तो जिसको उसके बारे में नॉलेज था वो बंदा बचता गया, जिसको नॉलेज नहीं था आज वो राम को प्यारे हो चुके हैं। दैट इज वाई बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायो में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी, क्या फंक्शन करते हैं वो, उनका ग्रोथ कैसे होता है, उनका ओरिजिन कहाँ से निकल के आए हैं, क्या इवोल्यूशन है। मतलब जैसे हम भी बंदर लोगों से निकल के यहाँ तक आए हैं, ये हमें कब पता चला? जब हमने बायोलॉजी का एक अच्छे तरीके से स्टडी किया।
आप बीमार हो जाओगे तो उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, आप लोगों का लाइफ साइंस का स्टडी इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देख रहे रहोगे कि अगर आप लोगों को पता नहीं है कि भाई ये चीज के लिए इस टेस्ट की जरूरत है या नहीं, तो बेसिकली डॉक्टर कब आप लोगों का चमगादड़ काट के चले जाएंगे तुमको समझ ही नहीं आएगा, फालतू का पैसा वेस्ट हो जाएगा। बट इफ यू हैव स्टडीड बायोलॉजी डीपली तो तुमको वो चीज भी समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि हमको वो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, ओरिजिन सब समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। इवॉल्व कैसे होते गए, जैसे हम बंदर थे, बंदर से आज हम इंसान बन चुके हैं और फिर बंदर को बोलने लगे हैं बंदर कहीं का। उनको क्या ही पता कि वो पूर्वज, जाके पाए पढ़ लो उनके, भाई पाए पढ़ो उनके, पूर्वज है वो तुम्हारे, बट नहीं, ठीक है। और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा ऑर्गेनिजम्स किधर किधर पे फैले हुए हैं, उनकी पहुंच कितने दूर तक है। लोग ऐसे बोलते ना, भाई तेरे भाई की पहुंच तो बहुत इंडस्ट्री के लोगों में है, तो वो कैसे है, वो सारी चीजें बायोलॉजी में कवर होगी। अब बेटा बायोलॉजी जो है वो दो भागों में, दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। अब बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ प्लांट्स के बारे में, द ऑटोट्रॉफिक, खुद का खाना खुद बनाने वाले, दयावान, ऑक्सीजन देने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो उसको, वो माई बाप को हम लोग कहते हैं बॉटनी, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स वंस की स्टडी बड़ी चल रही है यार यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टडी ऑफ प्लांट्स में हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम उसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि वो कौन सा लाइफ प्रोसेस करता है, ओ रेस्पिरेशन कर रहा है, ओ वाटर इधर से उधर जा रहा है, अच्छा फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अच्छा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लाइट रिएक्शन कर रहा है, डार्क रिएक्शन कर रहा है, ऊपर से खाना नीचे आ रहा है, या ट्रांसपिरेशन कर रहा है। ये सारी चीजें हमें कब समझ आएंगी, जब हम बॉटनी की स्टडी करेंगे। साथ में कैसे हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, अब आपने ऑलरेडी देखा कैसे प्लांट्स को क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो वो स्टडी भी बेटा हम लोग बॉटनी के अंदर करेंगे। साथ में उनके लाइफ प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन से लेके, रिप्रोडक्शन से लेके, ट्रांसपिरेशन से लेके, बडिंग से लेके, सारी की सारी चीजें जो है अगर प्लांट्स के रिलेटेड है तो हम उसको कहेंगे बॉटनी, प्लांट्स की स्टडी। अब बारी आ जाएगी बेटा जूलॉजी की। जूलॉजी में आप पंजा देख सकते हो, पंजे से समझ जाना। जू का मतलब तो देखो सिंपल सी बात है, जू का मतलब ही होता है एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जो जानवर है। तो बेसिकली अगर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी, कैसा तेरा स्ट्रक्चर है, कैसे तेरे पास सेल है, तेरे पास टिश्यू है, तेरे पास ऑर्गन है, तेरे पास ऑर्गन सिस्टम है, या ऑर्गेनिज्म, या तू पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन चुका है, तू प्रोकैरियोटिक सेल है, तू यूकैरियोटिक सेल है, तू क्या है, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर के अंदर कवर कर रहे हैं एनिमल्स की। उनकी भी फिजियोलॉजी, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फिर सर्कुलेशन, ये सारी चीजें एनिमल्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी के अंडर आता है। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन अगर हम देख रहे हैं, जैसे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का, तो बेटा वो भी जूलॉजी के ही अंदर आ रहा है। और साथ में कैसा बिहेवियर है, अगर वो एक्वेटिक में रह रहे हैं तो उनका हैबिटेट एक्वेटिक, हवा में उड़ रहे हैं तो वो एरियल है, अगर जमीन पे चल रहे हैं तो वो टेरेस्ट्रियल है, अगर दोनों जगह चल सकते हैं, लैंड प्लस वाटर, तो उनको हम एम्फीबियन कहते हैं। तो उनका हैबिटेट, उनका खाने का तरीका, उनका रहने का सलीका, उनके सारे प्रोसेसेस, अगर जानवरों के बारे में बात हो रही है तो वो जूलॉजी है, अगर प्लांट्स के बारे में बात हो रही है तो बेटा वो बॉटनी कहलाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में बात करेंगे, मतलब जब हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं नाम के हिसाब से, तो कौन से सामग्री या कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है ना। फॉर एग्जांपल मैं एड्स का मतलब समझाती हूँ, ये एड्स वो वाला एड्स नहीं है जो गुल्लू गुल्लू करके आ जाए, ये वो एड्स नहीं है, ये वो एड्स है। फॉर एग्जांपल एड्स मतलब हेल्पिंग मटेरियल, मेरे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर नींबू पानी बनाना है, मुझे नींबू पानी ही आता है बनाने, मान लो नींबू पानी बनाना है मुझे, तो मुझे क्या क्या लगेगा, मुझे लगेगा पानी, इजी, लेमन स्क्वीजी, हाँ लेमन भी लगेगा, फिर साथ में मेरे को उसमें शक्कर भी लगेगा और थोड़ा सा नमक या जलजीरा भी लगेगा। तो नींबू पानी बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो मेरे एड्स हो गए, मेरे नहीं नींबू पानी के एड्स हो गए। नहीं तो लिख दोगे कमेंट में मैम के एड्स हो गए, मैम के एड्स हो गए, नाम खराब कर दोगे यार तुम लोग मेरा। अगर मैं बात करूं टैक्सोनॉमिक एड्स का, यानी कि अगर मुझे नामकरण करना है, मुझे प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डालना है, तो वो ग्रुप में डालने के लिए मुझे उनकी स्टडी तो करनी
पड़ेगी, क्योंकि बेटा आपको राधा मैम नाम की एक औरत है, उसने क्या सिखाया था पता है कि क्लासिफाई कैसे करते हैं, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पे। जब एक ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी देखोगे तो उनको साथ रखोगे और अलग देख लिया तो उनमें ग्रुप बना दोगे। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब लिविंग के कैटेगरी में आते हैं, बट अलग क्या हो गया, जैसे प्लांट्स के पास सेल वॉल है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, अलग हो गए। एक ऑटोट्रॉफिक है, एक हेटेरोट्रॉफिक है, अलग हो गए। एक मूव नहीं करता, एक मूव करता है, अलग हो गए। साथ और अलग, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के हिसाब से यहाँ पे ग्रुपिज्म होने वाली है, बट उसके लिए मुझे ग्रुप बनाने के लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, मुझे एड्स की जरूरत है। मतलब एड्स के ऊपर आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। किसकी जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों? हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। ठीक है, तो देखो हर्बेरियम का मतलब क्या होता है, फटाफट से सुन लो। हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, मान लो मैंने एक प्लांट देखा, ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, पिंक कलर का प्लांट है, क्योंकि आई एम जस्ट गर्ल, ठीक है, पिंक कलर का प्लांट है, पता नहीं कैसा ही प्लांट है, त्रिशूल वाला प्लांट, माजराटी स्पोर्ट्स कार लग रहा है ये, लिटरली नहीं लग रहा है, सॉरी यार। तो ठीक है, ये प्लांट है, मैंने देखा मैम लोग तो कुछ तो क्रेजी प्लांट है, मुझे लगता है मैंने ही सबसे पहली बार इस प्लांट को ढूंढा है, मैं तो बैजी हूँ, मैं तो सबसे स्मार्ट हूँ, मैंने ही इस प्लांट को ढूंढा है। अगर ऐसा कुछ तो सिनेरियो है तो मैं क्या करती हूँ, इस प्लांट को उठाऊंगी, इस प्लांट को ड्राई करूंगी और प्रेस कर दूंगी एक कागज के ऊपर, कहाँ से मैंने उठाया है, क्या नाम है मेरा, कौन से डेट पे कलेक्शन हुआ था, ये सारी चीजें अब मैं एक पेज के ऊपर लिख दूंगी। ठीक है, एक पेज के ऊपर लिख दूंगी और इसको स्टोर कर दिया जाएगा। तो बेटा जब आप प्लांट को ड्राई करके प्रेस करके रेफरेंस के लिए स्टोर करके रख दो ना, तो उसको हम लोग हर्बेरियम कहते हैं। आप लोग को अगर याद हो तो बचपन में, अब तुम्हारा बचपन कैसा था मालूम नहीं, अपन लोग तो करते थे पीपल के पत्ते को बुक के अंदर रख देते थे, फिर उसका पूरा पत्ता गिर जाता था और सिर्फ नेट रह जाता था, फिर उसके ऊपर कलर करते थे। हम भी कुछ हर्बेरियम ही कर रहे थे, मतलब हम लोग इतने स्मार्ट है, पढ़ने से पहले हर्बेरियम बना रहे थे, कितने स्मार्ट है अपन, कितना स्मार्ट है ना। फिर बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन तुम्हारे मेरे जैसे जिंदा प्लांट्स के लिए है। मैम हम प्लांट्स नहीं है बट जिंदा तो है, पागल कहीं का। तो देखो ये लिविंग प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करा जाता है स्टडी के लिए और टू बी ऑनेस्ट थोड़ा बेचने के लिए भी। यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, बोला जाता है कितना खूबसूरत प्लांट है, इसको लेके जाओ यार, इसको लेके जाओ प्लीज, प्लांट्स मत काटो, कितना खूबसूरत प्लांट्स है। और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत प्लांट होता है ना, वही सबसे कम आप लोगों को ऑक्सीजन देने वाला है, फिर भी कितना खूबसूरत प्लांट है यार, लेके जाओ यार, मतलब मजा ही आ जाएगा, लेके जाओ। अपने को कुछ पता नहीं होता है। अब जैसे लोगों को लगता है कि इफ यू आर हिंदू तभी तुम लोगों को तुलसी माता रखनी चाहिए और वहां पे दिया जलाना चाहिए। आप लोगों को पूर्वजों का लॉजिक ही नहीं समझा, हमने बस धर्म जात में बांट दिया चीजों को। लॉजिक ये था, तुलसी के अंदर में कुछ कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब उसके बाजू में आप दिया जलाते हो ना, वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, वो रिलीज होते हैं और उसके वजह से आपका पूरा इन्वायरमेंट एंटीबैक्टीरियल हो जाता है। मतलब वो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आ पाते। बट हमने क्या किया, जात और रिलीजन में सबको बांट दिया। बट ये सब कैसे पता चला, जब मैंने बॉटनी की, मतलब मेरे को प्लांट्स का स्टडी किया मैंने, तब अपने को समझा, समझे। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूंगी, बेटे तुमको लगता है इंडियंस को कुछ नहीं पता, ये लोग इतने बड़े चोर है फॉरेनर लोग, हमको कब से पता था हल्दी का इतना बड़ा प्रॉपर्टी है कि चोट वोट लगा तो वो उसको ठीक करने में हेल्प आता है। उनने ये चीज बस फैशनेबल लैंग्वेज में लिख के पेटेंट कर दी। फिर हमने उनके ऊपर बायोपायरेसी, यानी कि तुमने हमारा इंफॉर्मेशन चुराया है, उसका इल्जाम भी लगाया था, जिसमें हम जीते हैं। तो चोर हैं वो लोग, हमको ऑलरेडी बहुत कुछ आता था। ठीक है, तो ऐसा सोचना नहीं कि आता नहीं है हमको बहुत कुछ। ठीक है, बहुत कुछ आता था अपने को। अब इसके बाद मैं बोटानिकल गार्डन्स की बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग जिंदा प्लांट्स रहते हैं, हर्बेरियम में मरे हुए प्लांट, प्रिजर्व्ड प्लांट्स रहते हैं, डेड, एकदम से डेड, वही तुम्हारी एक्स के साथ जो तुम्हारा प्यार है वैसा ही डेड रहता है यार। मैम पर्सनल मत हो, मैं तो होंगी। दूसरी बात, म्यूजियम का बात करते हैं, यहाँ पे भी प्रिजर्व्ड प्लांट्स होते हैं, प्रिजर्व्ड एनिमल्स होते हैं। साथ में अगर कोई भी चीज का हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस आप वहां पे देखोगे, ठीक है, मान लो कि अगर किसी का बनाया हुआ बहुत पौराणिक जमाने के जो स्टोन एज मैन है, उन लोगों का कुछ इंस्ट्रूमेंट मिल गया या उन लोगों की कोई पेंटिंग मिल गई, वो चीज भी आपको म्यूजियम में मिलेगा। मतलब जिसका भी कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो सारी चीजें आपको म्यूजियम में मिलने वाली है।
ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको म्यूजियम में मिलने वाली है। अब जूलॉजिकल पार्क एकदम बेकार जगह होती है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। जानवरों को उनके जंगलों से खींच खींच के लेके आते हैं प्रोटेक्शन के नाम पे, और लोग उनको आंख दिखा दिखा के उनको चिढ़ाते रहते हैं। आई टोटली हेट इट। बट यहाँ पे जिंदा एनिमल्स रहते हैं और उनका नकली हैबिटेट क्रिएट किया रहता है। अब मान लो मैं पेंगुइन्स को उठा के लेके आ गए, हम्बोल्ट पेंगुइन्स को। अब वो पेंगुइन्स को मेरे को एक ऐसे एरिया में रखना पड़ेगा, मेरे को एक ऐसे एरिया में रखना पड़ेगा जहां पे बर्फीला एरिया हो, यार नहीं तो मर जाएंगे वो लोग। उनका एक नकली इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। बट एक ना कहावत सुनी है मैंने, पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, बट पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। तो वहां पे दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। उससे बेटर हो जाता है आप लोगों का जो बायोडाइवर्सिटी पार्क होता है, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क, जैसे वनतारा। तो वहां पे बड़े बड़े जंगल होते हैं और उस जंगल को ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हमारे जुरिडिक्शन के अंदर है, मतलब कोई वहां हंटिंग वंटिंग नहीं कर सकता, और बेसिकली तुम उनके मर्जी से वहां पे जा रहे हो। अगर तुमको शेर दिख रहा है वहां पे, तो तुमने शेर नहीं देखा रे, उसने तुमको पहले देख लिया है। सिंपल सी बात है, उसने तुमको पहले देख लिया और उसको पता है कि वो तुमसे जीत जाएगा ना, बस इसी की वजह से तुमको शेर दिखा है वहां पे, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अगर तुम जू वगैरह में जा रहे हो, केजेस में, वो लोग एकदम हल्के फुल्के से हो जाते। तुम ऑब्जर्व करो, एक बेस्ट एग्जांपल दूं, जो डॉग्स बाहर स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं, भागते दौड़ते हैं, लड़ते पुड़ते हैं, बहुत मस्त रहता है उनका। बट जो पेट डॉग्स होते हैं, वो डॉग को जो लोग अबैंडन कर देते, जो लोग ऐसे छोड़ देते, घर से बाहर निकाल देते, मुई मुई हो जाते हैं वो लोग, बिल्कुल से वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत हमने बिगाड़ी है। जैसे पहले के जो बच्चे हुआ करते थे, धूल में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा धूल, खून जो भी है वो सारा करके रहते थे, कुछ होता भी नहीं था उनको। और अभी के बच्चे बेबी शार्क टू डू टू डू टू डू, बेबी शार्क टू डू टू डू टू डू, बेबी शार्क। इसके वजह से पता है क्या हो गया है, वो लोग इतने वीक हो चुके, इतने वीक हो चुके हैं कि अब थोड़ा सा छींक भी आ जाए तो एडमिट होना पड़ जाता है। ये सब क्यों? इवोल्यूशन। थोड़ा सा इवोल्यूशन का भी तड़का लगा रही हूँ। ठीक है, अब देखो, बात करूंगी मैं टैक्सोनॉमिक कीज की। टैक्सोनॉमिक की मतलब क्या होता है पता है? अब मान लो मेरे को कोई नया ही प्लांट मिल गया, या कुछ तो नया प्लांट, इसका नाम है एनपी, नया प्लांट मिला है, तो मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा ना कि मैं वो पहली व्यक्ति हूँ क्या जिसको ये पहली बार नया प्लांट मिला है, या मैं ऐसे ही हवा में उड़ रही हूँ। क्योंकि हवा में उड़ना तो हमको बहुत अच्छे से आता है, तो कोई हम हवा में तो नहीं उड़ रहे। तो उसके लिए टैक्सोनॉमिक कीज होते हैं, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं। उसका आंसर यस या तो नो होता है। आपको हर क्वेश्चन को लीड मांगा बोला जाता है। जैसे कि पूछा जाता है क्या ये ऑटोट्रॉफिक है, तुम बोलोगे नो, तो मतलब वो प्लांट्स नहीं है। क्या इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है? नो, मतलब चलो प्लांट्स तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए जाते हैं, सो दैट तुम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाओ। बट अगर वो ऑर्गेनिज्म उस लिस्ट में से नहीं है तो तुम बोल दोगे हमने किया ये, क्योंकि तुमने एक नया ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिया। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव हिट अ जैकपॉट। अब तुम लोगों के नाम पे सारे बच्चे तुमको गाली देंगे क्योंकि तुम्हारे वजह से नया ऑर्गेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। वूहू। अब आगे बढ़ते हैं। अब हायरार्की देखते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, रैंकिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, सबसे ऊपर होता है तुम लोगों का किंगडम मतलब सबसे बड़ा। किंगडम के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है फाइलम मतलब थोड़ा सा और छोटा, मैं क्लोज आते जा रही हूँ। उसके बाद आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज मतलब हम। जैसे कि कुत्ते की कौन सी स्पीशीज है, बट कुत्ते की तो है, मतलब हम क्लोज आ चुके हैं, हमारे नाम से हम क्लोज आ चुके हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे, ये ऑर्डर को एग्जैक्टली ऐसे याद करना जरूरी है। तो इसके लिए मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक है किंग फिलिप came over for गुड सूप। जो आपके भैया किंग फिलिप भैया है, चटपटे भैया, वो किस चीज के लिए आए थे? एकदम बढ़िया सूप के लिए आए थे। मैम इसका क्या ही मतलब हो गया? अरे मैं बताती हूँ ना यार, मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब हो गया बेटा। किंग से याद रखना है आपने किंगडम। किंग से क्या याद रखना है बेटा जी? किंगडम। पीएच से क्या याद रखना है बेटा? फाइलम। फिर सी से याद रखने का है आपको क्लास। ओ से याद रखने का है अपने को ऑर्डर।
फिर F से याद रखेंगे हम बेटा जी फैमिली, G से याद रखेंगे बेटा जी जीनस, और S से क्या याद रखेंगे? तो S से याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे लोग स्पीशीज। समझे? ये ऑर्डर इसी तरीके से याद होना जरूरी है क्योंकि ये रैंकिंग है, ठीक है, ये रैंकिंग है। जैसे हवलदार, देखो जो हवलदार हो गया, फिर उसके बाद में सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ऐसे कर करके जो रैंकिंग होती है, मेरे को ये रैंकिंग नहीं आती है, ठीक है, तो नो वन विल जज मी। जिसको आता है जरा बताना कमेंट सेक्शन में। जैसे मैं अपना वाला बताती हूँ, ठीक है, जैसे कि प्यून हो गया, हेड प्यून हो गया, उसके बाद में आप लोगों के टीचर्स हो गए, ठीक है, टीचर्स, फिर उनके ऊपर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर उसके ऊपर मैं वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, फिर उसके बाद में ट्रस्टी, फिर उसके बाद में जिसका पूरा स्कूल है ना, वैसा। तो ये जो है ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। किंगडम मतलब सबसे बड़ा, फिर फाइलम उससे छोटा, क्लास उससे छोटा, ऑर्डर उससे छोटा, फैमिली उससे छोटा, जीनस उससे छोटा, स्पीशीज सबसे छोटा, तुम्हारे मेरे जैसा सबसे छोटा। मैम आप तो बड़ी हो, मैं नहीं मानती, तुम्हारे बोलने से क्या होगा, मैं नहीं मानती यार, मैं क्यों ही मानूं, है ना, क्यों ही मानूं। पानी पीने दो पहले। अब बेटा यहाँ पे बच्चा हो चुका है तो बच्चे का नाम भी तो रखना पड़ेगा, है ना, बच्चा हो गया है तो बच्चे का नाम भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बच्चे का नाम हम कैसे रखेंगे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू। मतलब यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक नाम मिलेगा। हमेशा ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे एक यूनिक नाम देंगे जो कि दो पार्ट में बटा हुआ होगा, जो कि दो पार्ट में बता होगा, ठीक है। और ये सिस्टम बेटा ये भाई साहब ने दिया था, तो आप लोगों को ये सिस्टम के भाई साहब का नाम याद होना चाहिए। दैट इज कार्ल लिनैनियस। क्या बोला मैंने? कार्ल लिनैनियस। क्या बोला मैंने? कार्ल लिनैनियस। तो ये भाई साहब ने कहा था कि जितना नामकरण वगैरह है हम दो हिस्से में करेंगे, यानी कि जैसे अब मान लो मैंगो, ये मैंगो का है, तो क्या लिखा हुआ है ना, मैग्नीफेरा इंडिका। अब ये लिखने का भी एक तरीका होता है, आपके एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो बेटा जी कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़िया तरीके से करके दिखाएंगे। कैसे करके दिखाएंगे? तो देखो यहाँ पे कभी भी जो आपका जीनस होगा ना, अब ये मैंगो के बारे में लिखा हुआ है हमने, तो मैंगो का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होगा? इसका जीनस और स्पीशीज दोनों लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये जीनस हो गया, जीनस मतलब बड़ा, स्पीशीज मतलब क्लोज आ गए हम लोग। तो जीनस है इसका मैग्नीफेरा और स्पीशीज है इसका इंडिका। क्या कहा मैंने? जीनस है इसका मैग्नीफेरा और स्पीशीज का है बेटा जी इसका इंडिका है। हमेशा याद रखना, अगर आप इटैलिक में ना लिख पाओ, इटैलिक नाम का एक फॉन्ट है, अगर उसके अंदर कौन कॉल कर रहा है? एक बच्ची कॉल कर रही है। कैसे कॉल कर रही है? इंस्टाग्राम पे कॉल कर रही है, ठीक है, 11th की ही बच्ची है। देखते वो पहचान पाती है कि उसने मुझे कब कॉल किया था। लेट्स सी। अब देखो मैंगो का पहले ऊपर में जीनस लिखेंगे और बाद में स्पीशीज लिखेंगे, बट अगर हम इसको इटैलिक फॉन्ट, मतलब ये एक फॉन्ट होता है जो फॉन्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप इटैलिक फॉन्ट में ना लिख पाओ, अब ऑब्वियसली तुम पेपर में लिख रहे हो तो इटैलिक फॉन्ट में तो नहीं लिख पाओगे, तो व्हेन यू आर अनेबल टू राइट इन इटैलिक फॉन्ट तो आपको जीनस और स्पीशीज को अलग अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जैसा खड़ूस टीचर मार्क्स कट कर देगा। हमेशा याद रखना जीनस का फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा और स्पीशीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है, हमेशा स्मॉल होगा। चलो इनके रूल्स को, इनके लिखने के रूल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो नेम आर ऑलवेज इन लैटिन या लैटिनाइज्ड फॉर्म में, इटैलिक फॉन्ट पे तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम लोग देखो या तो तुम लोग लैटिन में लिख दो या तो इटैलिक्स में लिख दो, और अगर इटैलिक्स में नहीं लिख पा रहे हो तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, फॉन्ट में नहीं लिख पा रहे हो तो अंडरलाइन करना पड़ेगा। पहले वर्ड को हमेशा जीनस कहेंगे और हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेकंड वर्ड स्पीशीज का होता है और स्पीशीज जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे स्मॉल आई से लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में जो प्रिंटेड नेम्स होते हैं वो ऑलरेडी इटैलिक फॉर्म में होते हैं, बट हैंड रिटन नेम्स जो होते हैं ना उनको अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए। तुम हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन करो जैसे मैंने किया है, बट यहाँ पे टाइप्ड था ये, इसके वजह से यहाँ पे ये अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इटैलिक फॉन्ट में ऑलरेडी था, ठीक है। अब नेम जो है वो कैसे होता है? ऑथर के एब्रीवेशन के साथ फॉलो होता है, मतलब मैग्नीफेरा इंडिका एल लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि लिनैनियस ने ये चीज फाइंड आउट की है, समझा। तो आप ये तरीके से इसका नामकरण कर सकते हो। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना है, एक बढ़िया चीज बताना है मुझे, एप्पल का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर
एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के बताओगे आप लोग, देखते हैं कौन बता पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे कॉकरोच का भी बताएंगे आप, ये दो आप बताएंगे, ये आपका होमवर्क है बेटा। आप मुझे सेम इसी फॉर्मेट में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फॉर्मेट में लिख के बताएंगे, जिससे मुझे ये पता चलेगा आ देखे जरा किस में कितना है दम। मतलब नहीं बन रहा फिर भी बनाऊंगी मैं कुछ तो, ठीक है। अब इसके बाद में हम लैंग्वेज और बायोलॉजी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी सीखेंगे, जो कि किसने बताया था, याद रखना है बेटा, ये बताया था R.H. विट्टेकर ने 1969 में। बेटा अगर आप बीएससी कर रहे हो ना तो भी आपको ये यूज आने वाला है। ये हैंडबुक अभी से रख लो बेटा, अभी से रख लो, क्योंकि यही सारी चीजें पूछी जाती है। कभी नहीं भूलना है कि जब R.H. विट्टेकर 1969 में बैठे थे चीजों को क्लासिफाई करने के लिए, तो उन्होंने कहा था संसार में जितने ऑर्गेनिजम्स है उनको मैं 5 किंगडम में, 5 साम्राज्यों में बांट दूंगा। तो क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। मैडम हम याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए भी मेरे पास एक चटपटा ट्रिक है। तो कैसे याद रखेंगे पता है, ऐसे मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया। मध्य प्रदेश में क्या आया, फर्जी पैसा आया। मैम इसका मतलब, तो देखो मध्य का मतलब होगा मोनेरा, प्रदेश का मतलब हो जाएगा प्रोटिस्टा, फर्जी का मतलब हो जाएगा बेटा जी फंगाई, फिर पी से आ जाएगा बेटा जी प्लांटे, और ए से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एनिमेलिया। ए से क्या आ जाएगा बेटा, एनिमेलिया आ जाएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर है। तो क्या बोला, मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया। मध्य के एम से मोनेरा, प्रदेश के पी से प्रोटिस्टा, में तो मैंने सिर्फ सपोर्टिंग सेंटेंस लगाया, फर्जी के एफ से फंगाई, पैसा के पी से प्लांटे, और आया के ए से आ जाएगा एनिमेलिया। अब मोनेरा का मतलब क्या होता है यार, मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब मैं बताऊं तो बेटा प्रो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, प्रो मतलब यहाँ पे पबजी वाला प्रो नहीं चलेगा। प्रो मतलब प्री मैच्योर, यानी कि जिसका न्यूक्लियस मैच्योर ही नहीं हुआ है, बच्चा बुद्धि का न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस मैच्योर ही नहीं हुआ है। तो बेटा ये प्री मैच्योर टाइप का न्यूक्लियस है, फुद्दू न्यूक्लियस है। यूनिसेल्युलर है, मतलब कि ये सिंगल सेल से बना है, और सिंगल सेल सोच के मुझे पता है क्या याद आता है, तुम। उसके बाद में यूनिसेल्युलर क्या है ये, तो ये बैक्टीरिया होगा, या तो ये साइनोबैक्टीरिया होगा। तो यूजुअली आप लोग मोनेरा में बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया देखते हो, इनका न्यूक्लियस भी फुद्दू सा है। प्रोटिस्टा का बात करूं तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है इनके पास, यानी कि बेटा यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है बेटा जी। मतलब समझ रहे हो इनका जादू, इनका जादू ये है कि जो प्रोटिस्टा भाई साहब है ना, ये जो प्रोटिस्टा भाई साहब है, इनका सेल यूकैरियोटिक सेल है, मतलब इनका न्यूक्लियस भी डेवलप्ड होगा, ठीक है। ज्यादातर ये यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ कुछ मल्टीसेल्युलर भी देखो के, तो यूनिसेल्युलर में जैसे अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, ठीक है, डाई एटम्स आ गया। तो ये तीनों क्या हो गए आप लोगों के प्रोटिस्टा में गिने जाएंगे। ये मोनेरा से क्यों अलग हो गए, तो देखो है यूनिसेल्युलर ही, बट अलग कैसे हुआ, क्योंकि इनके पास यूकैरियोटिक सेल है ना। अब फंगाई और बैडी, फंगाई बैडी है क्यों, क्योंकि इसके पास यूकैरियोटिक सेल भी है और साथ में हेट्रोट्रॉफिक भी है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है ये डिपेंडेंट होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर, ये डिपेंडेंट होता है किसी और के ऊपर। जैसे हम डिपेंडेंट है तो उसको हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब मैं बात करूंगी कि इसका जो सेल वॉल है, इसका सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है। काइटिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर होता है जिससे इसका सेल वॉल बना है, मतलब इसके पास में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का लेयर एग्जिस्ट करता है। साथ में ये एब्जॉर्वेटिव न्यूट्रिशन फॉलो करता है। मतलब क्या होता है, तो देखो अगर फंगस, जैसे मान लो एक ब्रेड है, ठीक है ना, लेट अस इमेजिन कि ये एक ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर ना यहाँ पे मान लो थोड़ा सा फंगस लग गया, ठीक है, थोड़ा सा फंगस लग गया। तो ये फंगस कैसे लगा पता है, क्योंकि उसने यहाँ से पूरे ब्रेड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया था, सोखा था न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं, चूसा था, सोखा था, ऐसे करके सोखा था। तो उसको कहते हैं एब्जॉर्वेटिव न्यूट्रिशन, यानी कि
एब्जॉर्ब किया तब उसको न्यूट्रिशन मिला, एब्जॉर्ब किया तब उसको न्यूट्रिशन मिला, ठीक है। अब इसके बाद में प्लांटे का बात करें, ये थोड़ा इजी हो जाएगा यार। प्लांटे का अगर मैं बात करूं तो प्लांटे जो है वो यूकैरियोटिक है, मतलब कि भाई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके पास, बढ़िया न्यूक्लियस है। साथ में मल्टी सेलुलर है, मतलब मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है खुद का खाना खुद बनाना। फोटोसिंथेटिक है ये लोग, ठीक है। साथ साथ में इनके पास सेल वॉल है, और सेल वॉल बना हुआ है सेल्यूलोज से। बेटा सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है, मतलब खाना स्टोर करने की कैपेसिटी है। खाना स्टोर करने की कैपेसिटी मतलब फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक है मतलब कि बाहर ऑक्सीजन छोड़ेंगे और लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अपने माई बाप है, इनके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, बट हम उनको मारे जा रहे हैं। फिर बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की। किंगडम एनिमेलिया मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाला। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस जो है वो इवॉल्व, वो ट्रू टाइप का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मोर देन वन सेल। हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब कि ये डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए। मैम एनिमल के ऊपर रहेगा, हाँ तो बेटा नॉन वेजिटेरियंस एनिमल्स ही तो खाते हैं, हम लोग दूध पीते हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो गए ना। तो इधर पे वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स या तो एनिमल्स, तो हम हेट्रोट्रॉफिक हो गए। और इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता, तो ये एक स्पेशल फीचर है किंगडम एनिमेलिया की, ठीक है। तो ये देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप सोचेंगे कि क्लासिफाई हमने किस हिसाब से किया है, ऐसे कैसे हमने इनको अलग अलग कर दिया। तो हमने इनका सेल का स्ट्रक्चर देखा, हमने देखा ना कौन सा प्रोकैरियोटिक है कौन सा यूकैरियोटिक है, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा। हमने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब किसमें सेल लेवल तक का एग्जिस्ट करता है, किसके अंदर टिश्यू एग्जिस्ट करता है, किसके अंदर में ऑर्गन लेवल एग्जिस्ट करता है, ये सब देखा। साथ में खाना कैसे खाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड है, ऑटोट्रॉफिक मोड है, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। साथ में इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, मतलब इन लोगों का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इनके माता पिता क्या थे और इनका कोई रिश्ता है क्या, इनका रिश्ता कुछ कहलाता है। अगर इनका कुछ रिश्ता कहलाता है तो इन लोगों में फिर से हमने बॉन्डिंग बना दी। तो ये सब रिलेशनशिप के हिसाब से हमने बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 डोमेन्स देखे हम लोगों ने, किसके, असेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, मतलब उन्होंने कहा था कि अपना जो पूरा संसार है वो 3 ही ग्रुप्स में बटा हुआ है। ये किसने कहा था, तो कार्ल वोजी ने कहा था। किसने कहा था बेटा, कार्ल वोजी ने कहा था। तो उन्होंने जितना भी अपने संसार में ऑर्गेनिजम्स है उनको 3 ग्रुप में बांट दिया। एक था आर्के, एक था बैक्टीरिया और एक था यूकैरिया। अब आर्के के ए से याद रखना है, आर्के के ए से याद रखना है एंशिएंट। ये इतने पुराने हैं कि ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब देखो, एक्सट्रीम का मतलब होता है जिसको एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब कि हार्श कंडीशंस भी चलेंगे, और फाइल मतलब लविंग। मतलब तुम यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखोगे, आर्केज जो होते हैं ना, वो उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे तुम उनको वोल्केनो में डाल दो, चाहे तुम उनको एक्सट्रीम हीट में रखो, एक्सट्रीम सैलिनिटी में रखो, कहीं भी रखो, सरवाइव कर लेंगे। मतलब लोग कॉकरोच को कहते हैं कि भाई कॉकरोच तो हर चीज सरवाइव कर लेता है, बट सरवाइव तो आर के करता है, लिटरली हर सिचुएशन को सरवाइव कर लेता है, क्योंकि वो एक्सट्रीमोफाइल है बेटा, इतना पुराना है, पौराणिक जमाने का है, स्टिल एग्जिस्ट करता है, इतना पावर है उसके अंदर। और साथ में ये प्रोकैरियोट्स होता है, मतलब प्रीमेच्योर टाइप का न्यूक्लियस है, फुद्दू कहीं का, बट स्मार्ट है। अब बैक्टीरिया का बात करती हूँ। बैक्टीरिया मतलब ये ट्रू प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये पक्के वाले प्रोकैरियोट्स हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो बेटा वो पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर से बना हुआ है, ये चीज याद रहनी चाहिए आपको। अब अगर मैं यूकैरिया का बात करूं तो इसके अंदर सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, मतलब जिसके पास भी यूकैरियोटिक टाइप का सेल वॉल है वो सारे के सारे यूकैरिया में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे, जैसे प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मतलब मध्य छोड़ के प्रदेश में फर्जी पैसा आया, सब कुछ यूकैरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डोमेन्स थे। अब उन्होंने असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को अलग से रखा। असेल्युलर मतलब जिसके पास सेल ही नहीं है। स्ट्रेंज राइट, कि मैम आपने तो कहा था सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, तो अब आप बात से पलट क्यों रही हो, आप ऐसा क्यों बोल रही हो कि ये नॉन सेल्युलर असेल्युलर टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो देखो वायरस जो होता है बेटा ये नॉन सेल्युलर होता है। वायरस क्या होता है, नॉन सेल्युलर, ठीक है। इसके पास में कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता। ये ऑब्लिगेट टाइप का इंटरसेल्युलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ये तभी जिंदा रहेगा जब ये किसी पैरासाइट के अंडर है।
जैसे कि कोरोना वायरस, अगर वो फोन के ऊपर है वो मरा हुआ है, बट तुम वो फोन छू लो, तुम्हारे अंदर चला गया तो वो जिंदा हो गया और अपना सारा जो बदमाशी वो दिखाने लग जाएगा, फिर तुम्हारी लंका लगा देगा। ठीक है, अब देखो मतलब बेसिकली इसका जो कोर है, इसका जो कोर है वो डीएनए या तो आरएनए से बना हुआ है और उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोटिंग होता है कैप्सिड का। अब ये आरएनए से बना हुआ है इसलिए ज्यादा बहुत खतरनाक हो जाता है ये। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि आरएनए जो है वो बहुत एक्सपर्ट है म्यूटेशन के लिए, क्विक चेंजेस, क्विक। मान लो अगर आज हमारे में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता ना, तो आज अगर हम लोग गधे सोए हैं तो सुबह उठ के घोड़े बन जाएंगे, इतना क्विक म्यूटेशन होता है। तो पहले के टाइम पे जब हम लोग इवॉल्व ही कर रहे थे, जब हम बैक्टीरिया थे, तो सबका बॉडी में आरएनए था। आरएनए से डीएनए बना, डीएनए से आरएनए नहीं बना। ये बहुत सीक्रेट बात है, किसी को पता नहीं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है वायरॉइड्स बेटा। वायरॉइड्स जो होता है ये वायरस से भी छोटा होता है। ठीक है, इसके अंदर में बिना कोई प्रोटीन कोटिंग के, बिना कोई कवरिंग के जो आपका फ्री आरएनए वो ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक है, और ये डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने। ये न्यू चीज है, ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, ऑल्सो लाइकन्स का बात करूं, लाइकन्स बहुत चटपटी चीज है। क्यों? क्योंकि ये वहीं पे दिखेगा, लाइकन्स आपको वहीं दिखेगा जहाँ पे पोल्यूशन कम हो। मस्त चीज है ये। तो ये एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप होता है फंगस और अलगे के बीच में। मतलब ये क्या करता है, फंगस और अलगे के बीच का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। तेरा ये फायदा, मेरा ये, तू नोट्स दे दे मुझे, मैं तेरा असाइनमेंट कर दूंगा, वैसा वाला। तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा वाला नहीं, बॉटल फेंक के मारेगी मैं, गंदे लोग कहेंगे। यहाँ पे लाइकन्स वही होता है, बट जहाँ पे लाइकन्स है मतलब वहां पे पोल्यूशन नहीं है, लाइकन्स नहीं है मतलब वहां बहुत पोल्यूशन है। जैसे मुंबई में, दिल्ली में तो पक्का नहीं दिखेगा आपको ये, है ना। उसके बाद में टाइप ऑफ वायरसेस बता दूं होस्ट के हिसाब से। होस्ट मतलब जिसके ऊपर वो लोग मतलब सरवाइव कर रहे, जिसके ऊपर वो लोग खाना वाना खा रहे हैं, उसको होस्ट कहते हैं हम लोग। तो देखो प्लांट वायरसेस का बात करूं तो एग्जांपल में टीएमवी आ जाएगा, यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस। फिर एनिमल वायरस का बात करूं तो उसमें आ जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, फिर बैक्टीरियोफाजस का बात करूं तो बेटा बैक्टीरियोफाजस मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसका होस्ट क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्कवर किया था टुवॉर्ट ने, टुवॉर्ट, TWORT। मैंने क्या बोला, जो प्लांट वायरस होता है वो प्लांट उसका होस्ट है, जो एनिमल वायरस है वो एनिमल उसका होस्ट है, जो बैक्टीरिया के ऊपर सर्वाइव करता है वो बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, एग्जांपल्स एक एक याद होना चाहिए। जैसे प्लांट वायरस का एग्जांपल है टोबैको मोज़ैक वायरस, एनिमल वायरस का एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस, और बैक्टीरियोफाज की बात करो तो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं। बताओ कैसा जमाना आ गया। ये डिस्कवर किया था बेटा जी टुवॉर्ट ने। ठीक है, अब इसके बाद में किंगडम प्लांटे के 5 मेजर ग्रुप देखेंगे हम लोग। कौन से 5 मेजर ग्रुप है? तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्या बोला मैंने? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये तीन को कैसे कैसे याद रखेंगे पता है? ये तीन को याद रखने का मस्त ट्रिक है मेरे पास कि बेटा थाला ब्रिंग्स पानी पूरी। थाला ने क्या लाया है? पानी पूरी लाया है। और बेटा ये जो तीन है ना, ये तीन, ये क्रिप्टोगैम्स के अंदर आते हैं। These tree comes under क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छुपे हुए हैं। ठीक है, जिनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है रूट स्टेम लीव्स में प्रॉपर्ली। और ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देख रहे हो ना बेटा, ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देख रहे हो, ये फेनेरोगैम्स के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं बेटा? फेनेरोगैम्स के अंदर आते हैं, मतलब जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे पता है? गाओ आई। और इसके अंदर दो और चीजें हैं, मोनोकोटिलीडॉन एंड डाइकोटिलीडॉन। तो कैसे याद रखेंगे पता है? गाओ आए, MS धोनी। भाई अपन थाला फैन है तो याद भी वैसे ही रखेंगे। तो देखो दो होता है, क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम मतलब जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए हैं, शर्माते हैं, हाय हाय मैं शर्मा गई, छुपे हुए हैं। और फेनेरोगैम्स मतलब मैं तो एकदम फुल खुश हूँ, मैं अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाऊंगी, क्योंकि ये लोग भाई प्लांट्स, फ्लावर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनका।
गंदी सोच, खाली गंदी सोच, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर में 3 चीजें आएंगी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। याद रखेंगे हम थाला भाई के थ्रू। कैसे याद रखेंगे? थाला ब्रिंग्स पानी पूरी, थाला जी ने पानी पूरी लाया भाई। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये भी एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में है उनके इवोल्यूशन के हिसाब से। फिर फेनरोगैम्स मतलब जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखते हैं, तो उसको याद रखना है गाओ आई एम एस धोनी, यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है? थैलस जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि इनका बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है रूट, स्टेम और लीव्स में। रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब इनका बॉडी थैलस है, चपटा बॉडी है इन लोगों का, ठीक है। ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब इनका हैबिटेट किधर है? वाटर में है। एग्जांपल जैसे स्पाइरोकाइरा हो गया, उलोथ्रिक्स हो गया, ये है आपके स्पाइरोकाइरा का फिलामेंट। अब तुम एक बात बताओ, इस स्पाइरोकाइरा में तुमको कहाँ से रूट दिख रहा है, कहाँ से स्टेम दिख रहा है, कहाँ से लीफ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए तो इसको थैलोफाइटा कहा जाता है। ब्रायोफाइटा उससे थोड़ा सा ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट बन चुका है, थोड़ा सी स्मार्टनेस दिखाता है, ठीक है। तो देखो, ब्रायोफाइटा को हम लोग प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहेंगे। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन मतलब ये लैंड पे भी सरवाइव कर सकता है और वाटर पे भी सरवाइव कर सकता है। बेटा ये रहता है एकदम से मॉइस्ट एरिया में, मतलब जहाँ पे बहुत गीला प्रेजेंट होता है ना, जैसे नदी के पास रहना, जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्ट एरिया होता है, वहां पे तुम इनको देखोगे, ठीक है। और इसके बाजू में वाटर, मतलब वाटर बॉडीज का क्यों जरूरत पड़ता है? तो इनको वाटर की जरूरत इसलिए है क्योंकि बेटा ये लोग ही हैं, ये इकलौते लोग हैं जो कि हेल्प करने वाले हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। वाटर जो है वो उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होता है, इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। प्लांट किंगडम का बीच का बंदर है ये लोग। बेटा इनके पास सिंपल रूट लाइक राइजोइड्स है, मतलब रूट जैसा राइजोइड है बट रूट नहीं है, इसलिए अब तक ये लोग किस में आ रहे हैं भाई? इनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है बेसिकली। राइजोइड्स मतलब ऐसे पतले पतले रूट जैसा स्ट्रक्चर। इनको फर्टिलाइज करने के लिए, मतलब इनको बेबी बनाने के लिए वाटर की जरूरत है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि लैंड और वाटर दोनों पे सरवाइव करता है। एग्जाम्पल में मॉस आ जाएगा और रिक्सी आ जाएगा। मॉस कैसा दिखता है मालूम है? ऐसा ग्रीन ग्रीन का पूरा ऐसा लेयर रहेगा। काई देखिए ना आपने, काई ये वैसे होता है, काई का जो लेयर होता है वैसा होता है ये। अब टेरिडोफाइटा थोड़ा सा और इवॉल्व हो चुके हैं। टेरिडोफाइटा ये सबसे पहला प्लांट है, इट इज द फर्स्ट प्लांट जिसके पास आपको रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलेगा, और साथ में वैस्कुलर टिश्यू भी, मतलब जाइलम और फ्लोएम भी, मतलब जाइलम और फ्लोएम भी देखने को मिलेगा। और ये लोग रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं बेटा? ये लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं स्पोर्स के थ्रू। क्या चटपटी बात हो गई? रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ये लोग स्पोर्स के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल में फर्न आ जाएगा, सेलेजिनेला आ जाएगा, ठीक है। अब स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्लावर्स इनके पास है नहीं, तो फ्लावर रहते तब ना फ्लावर के थ्रू रिप्रोड्यूस कर पाते, फ्लावर के पोलन ग्रेन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर पाते, बट इनके पास तो है ही नहीं, तो इसलिए स्पोर्स छोटे छोटे दाने होते हैं उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। जिम्नोस्पर्म का बात करूं, मतलब इसके सीड्स नेकेड है। नेकेड सीड का मतलब, अब जैसे कि आम की बात करूं, तो अगर ये आप लोगों का आम है तो इसकी गुठली इसके अंदर होती है, यानी कि गुठली जो है वो कवर्ड है, छुपी हुई है, उसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है। बट अगर मैं नारियल की बात कर दूं, मान लो नारियल की बात कर दूं, तो नारियल के अंदर पानी है बट सीड तो बाहर है ना, तो उसको जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है, जिसके सीड्स नेकेड हो, ठीक है। अब सीड्स मतलब बेसिकली कोई फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं है। एग्जाम्पल पाइन आ जाएगा और साइकल्स आ जाएगा। सॉरी, अगर मैं एंजियोस्पर्म्स का बात करूं, मतलब ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावर फूल वूल देखोगे तुम लोग, ठीक है। सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है, देख सकते हो सीड्स फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है। और फिर आप इसमें मोनोकॉट और डाइकॉट देखोगे। मोनोकॉट और डाइकॉट का मतलब अगर मैं बताऊं, देखो सीड जो है अभी वो बच्चा है, सीड को अकेले मिलके इतना बड़ा प्लांट बनाना है तो वो खाना स्टोर करके रखेगा। अगर मेरे पास खाना स्टोर करने का सिर्फ एक ही पाउच है तो उसको हम लोग मोनोकॉट कहेंगे। अगर मेरे पास खाना स्टोर करने के दो पाउच है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइकॉट कहेंगे। कितना इजी है, क्या ही है इसमें, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, हम लोग बात करने वाले किंगडम एनिमेलिया में मेजर फाइला के बारे में, मेजर फाइलम्स के बारे में, कौन से हैं किंगडम एनिमेलिया में, सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या क्या मैंने बोला है, देखो इसको याद रखने के लिए एक तरीका है। कैसे याद रखेंगे पता है? प्रिटी कैट प्लेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 10 के 10 लेके आ जाऊं, अगर मैं 10 के, एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं आएगा
क्योंकि मैंने आपको कैसे सिखाया हुआ है, मैंने तो 10 के 10 फाइलम सिखाए हुए हैं नॉन कॉर्डेट्स का, और उसके बाद में सेवरल फाइलम सिखाए हुए हैं कॉर्डेट्स के अंदर। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने उनको ही कवर किया है जो बार बार आप लोग हर चैप्टर में देखते जाओगे। तो जैसे पोरीफेरा, पोरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जो होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे पोर्स, पोर्स मतलब ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्यूलर लेवल पे तुम देखोगे, मतलब इनके पास सिर्फ सेल, इनका बॉडी पूरा सेल से बना हुआ है और कोई टिश्यू नहीं है, मतलब सेल का ग्रुप नहीं बन पाया, सिर्फ क्लस्टर ऑफ सेल्स है, सिर्फ क्लस्टर बन पाया सेल्स का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, स्पॉन्जेस। बाथ स्पॉन्ज भी इसका एक एग्जाम्पल है। फिर दूसरी बात हो जाएगी आपकी सिलेंटरेटा की। सिलेंटरेटा में इनकी सिमेट्री, मतलब सिमेट्री का मतलब होता है आप एक ऑर्गेनिज्म को दो हिस्से में काट रहे हो तो कितने प्लेन से काट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंसान की बात करूं, अगर मैं इंसान की बात करूं तो अगर मैं मान लो इंसान को कट कर रही हूं तो देखो, एक कान इधर, दूसरा कान इधर, आधा बॉडी इधर, आधा बॉडी इधर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट अगर मैं सिलेंट्रेटा की बात करूं तो इनकी सिमेट्री रेडियल होती है। जैसे मान लो स्टारफिश है, स्टारफिश को तुम यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, इक्वल ही दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। मतलब यू कैन डिवाइड इट इनटू टू हाफ्स बाय एनी प्लेन, उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और इनके पास आप लोग देखोगे टिश्यू लेवल तक का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब टिश्यूज तक अवेलेबल है इनके पास। स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक तरीके से आप लोगों को आइकन्स है कि ये एक बैरियर टाइप का मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, ये एक तरीके से सेफ्टी मैकेनिज्म हो गया। साथ में ये मान लो उनको कोई प्रेडेटर, कोई शिकारी आ रहा है तो उससे भी वो खुद को डिफेंस कर सकते हैं। और मान लो उनको किसी का शिकार करना है तो एक स्टिंग मारा तो आपने देखो, आपको अगर मैं नीडल मार दूं हाथ में तो आपका हाथ कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना, फटाक से ऐसे हो जाता है। एग्जैक्टली इनका कुछ तो होता है। इनके पास में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टिंगिंग होते हैं। आपने जेलीफिश देखा होगा। अब एक और चीज बता दूं, ये जो जेलीफिश है ये मूव कर सकती है, बट जो हाइड्रा है वो मूव नहीं करता। तो ये लोग मूविंग भी होते हैं और ससाइल भी होते हैं। ठीक है, मतलब मूव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दूसरा हो गया प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। अब आप सोचो कि डॉर्सो वेंट्रली भाई क्या होता है। डॉर्सो का मतलब होता है बैक, यानी कि पीछे से। वेंट्रल मतलब होता है फ्रंट, यानी कि ये आगे से और पीछे से दोनों जगह से फ्लैट है। आगे और पीछे दोनों जगह से क्या है, फ्लैट है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करेंगे, ये लोग बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब तुम इनको दो हिस्से में बांट सकते हो। जैसे कि ये अगर प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको बेटा ऐसे दो हिस्से में काट सकते हो, है ना, दो हिस्से में काट सकते हो। ऐसे नहीं काट सकते, ये नहीं काट सकते, बट बराबर एक ही प्लेन से काट पाओगे। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा जी बायलैटरली सिमेट्रिकल। अब हम बात करेंगे निमेटोडा के बारे में। निमेटोडा जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, मतलब उसकी सिलेंडर जैसी बॉडी होती है, अपनी भी थोड़ी सी सिलेंडर जैसी बॉडी है। सूडोसिलोमेट होता है। सूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है, इनके पास प्रॉपर कैविटी नहीं है। अभी कैविटी प्रॉपर नहीं है, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स उतना डेवलप ही नहीं हुए होंगे, है ना। और राउंड वॉर्म्स होते हैं, गोल गोल वॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एस्केरासिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एनेलिडा। एनेलिडा मतलब इनके पास ट्रूसिलोम, यानी कि ये लोग इनके पास में प्रॉपर स्पेस है। और स्पेस है तभी ना ये लोग बना पाएंगे, अगर स्पेस ही नहीं होता तो ये लोग ऑर्गन्स कैसे बनाएंगे। तो ट्रूसिलोम प्रेजेंट है। साथ में ये लोग मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होता है, जैसे अर्थवॉर्म का। अगर मान लो ये बेटा ये आपका अर्थवॉर्म है तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे लाइंस प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो एग्जाम्पल में अर्थवॉर्म और लीच आ जाएगा। लीच आपको पता होगा कि अगर मान लो किसी के पैर वैर में पस जमा हो गया तो लीच डालते वो खून चूस लेता है, वहां से पस निकाल देता है, फिर लीच को हटा दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा चूसने वूसने का काम करते हैं ये लोग, गंदे लोग। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का बात करूं तो आपको इसमें जॉइंटेड लेग्स वगैरह दिखेगा, जैसे कि कॉकरोच हो गया। पता नहीं मेरा कॉकरोच इंसान की तरह क्यों दिख रहा है, हाँ, जैसे कि कॉकरोच हो गया तो जॉइंटेड अपेंडेजेस दिखने को मिलेगा आप लोगों को। जॉइंटेड लेग्स देखे ऐसे लगेगा कि जुड़ा हुआ है, जैसे अपना हाथ देखो कैसे जुड़ा हुआ है। इनका एक्सोस्केलेटन, तुमने देखा होगा कॉकरोच का ऊपर का जो ब्राउन लेयर है कैसे चमकता है ना, एकदम बैडी चमकता है वो, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। और ये लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो याद रखना लार्जेस्ट फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा। तो इसमें जितने इंसेक्ट है, क्रैब है, स्पाइडर है, सब इसके अंदर आ जाते हैं। ओके अब मोलस्का का बात करूं तो इनका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है। ज्यादातर तुम लोग इसका जो शेल देखोगे, कैल्शियम से बना हुआ शेल देखोगे। जैसे कि ये तुम लोगों का स्नेल हो गया, है ना,
ये क्या हो गया तुम लोगों का स्नेल। बॉडी एकदम सॉफ्ट होता है, बट इसके ऊपर पता नहीं ये डक क्यों दिख रहा है मेरा, बट इसके ऊपर में ऐसा कैल्शियम का शेल एग्जिस्ट करता है। तो वैसे स्नेल और ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस के पास कोई शेल नहीं होता, बट ठीक है। और एकाइनोडर्माटा का बात करूं तो इनका स्किन के ऊपर ऐसे स्पाइन्स एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसे कांटे लगे हुए होते हैं, ठीक है। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है इनके पास, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके थ्रू ये लोग वाटर में भी रेस्पायर कर पा रहे हैं, मतलब कितना हाई लेवल का चीज हो गया इनके पास। तो जैसे एग्जाम्पल में आ गया स्टारफिश, सी उर्चिन। तो स्टारफिश भी जो होता है ना, उसके ऊपर ऐसे हल्के 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 कांटे लगे हुए होते हैं। स्पाइनी कांटे जो लगे हुए होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी यूज आता है, लोकोमोशन के लिए भी यूज आता है। ऑल्सो अगर मैं कॉर्डेटा मतलब तुम्हारी मेरी बात करूं तो बेटा इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड का छोटा सा बच्चा, बाद में ही वो डेवलप हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। और जरूरी नहीं है कि पूरा लाइफ टाइम प्रेजेंट हो। जैसे अपने पास नोटोकॉर्ड था जब हम बच्चे थे, अब जब हम बड़े हो गए, मतलब जब हम मम्मा के पेट से बाहर आ गए, हमारा पूरा 9 मंथ 10 डेज का डेवलपमेंट हो गया, तो नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा ये किंगडम एनिमेलिया की ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार आपको थ्रू आउट द टेक्स्ट बुक रिपीट होती रहेगी, तो आप ये देख के रखो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बी पार्ट के बारे में। अब बी पार्ट में क्या आ जाएगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में, मैंने टोटल 6 चैप्टर्स निकाले, फर्स्ट चैप्टर उसमें खत्म होता है। सेकंड चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, सेल के रिलेटेड बात चल रही है यहाँ पे, ओके। अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा फटाफट से। सबसे पहले ही शुरू करेंगे सेल थियरी और 2 बेसिक टाइप के सेल टाइप्स। 1 मिनट पानी पीने दो फटाफट से। बाल तो इतने बेकार हो रखे हैं ना मेरे, जब तक मैं हेयर वॉश करके इसको इंसान ना बना लूं ना, तब तक तो मेरा दिमाग ही खराब हो रखा है, एकदम वाहियात लग रहा है। मैंने क्लचर भी नहीं लाया, एक तो यू हो गया बाल, ठीक है कोई ना, तुम लोग तो अच्छे हो ना। बट अब देखो सेल थियरी का बात करते हैं। सेल थियरी मतलब हमको लगता है सेल तो क्या ही है, वी नो ऑल अबाउट सेल, बट जब पहली बार सेल के बारे में बात चल रही थी, नॉट एवरीवन न्यू कि क्या होता है सेल। सबको पता ही नहीं था यार कि सेल एग्जैक्टली है क्या। तो उस टाइम की बात हम करने वाले हैं, सेल थियरी की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सेल थियरी दी थी ये 3 महाशय लोगों ने मिलजुल के, जिनका नाम था एमजे श्क्लेडन, ठीक है। उसके बाद में श्वान एंड विर्को, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर दिया। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोली कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं संसार में वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। एकदम चोखी बात, सही बात है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। मतलब अगर सेल नहीं होता तो ना हमारा कोई स्ट्रक्चर बनता, ना हम कोई फंक्शन कर पाते। तुम देखो सेल जब ग्रुप में नहीं आएंगे, टिश्यू नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, तो हम कोई फंक्शन नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इट इज ट्रू कि सेल जो है वही सारा स्ट्रक्चर भी बनाता है, सारे फंक्शंस भी कैरी आउट करता है। सब सेल भगवान है, माई बाप सीधा। अब उसके बाद में सारे सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास एक सेल है तब वो सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा, फिर वो सेल डिवाइड होके और 2 सेल्स बनाएंगे, फिर वो 2 सेल डिवाइड होके और 2 सेल्स, ऐसे। तो हर सेल एक इकलौते सेल से डिवाइड होते बनता है। तो ये चीज उन्होंने कही। फिर हमने 2 टाइप के सेल देखे, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब नो टाइप का ट्रू न्यूक्लियस, मतलब प्रीमेच्योर टाइप का न्यूक्लियस है बेटा। तो नो ट्रू न्यूक्लियस, साथ में सिर्फ न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट इनके पास। न्यूक्लियोइड का एक छोटा सा रीजन है जिसके अंदर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद में यूकैरियोटिक सेल मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। अगर मैं सेल को एक राज्य बोलूं और न्यूक्लियस को राजा बोलूं, तो बेटा राजा इतने अमीर है कि सबके पास अच्छे अच्छे कपड़े एग्जिस्ट करते हैं, उसको कहते हैं बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड। यानी कि हर ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स अंदर है सेल के, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, सबके ऊपर एक एक लेयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसके पास तो भाई मेम्ब्रेन क्या ही होगा, ये राजा ही फर्नीचर है तो लोगों को क्या ही अच्छा कपड़ा देगा। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, बहुत छोटा होता है। बट यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर का बड़ा सा सेल होता है बेटा ये, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल ले लूं तो इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक का एग्जांपल ले लूं तो आ जाएगा इसमें प्लांट, एनिमल, फंगस के सेल्स। ये सारे बड़े बड़े हो गए, ठीक है।
अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सो दैट आप लोग सेल के लिए बहुत ज्यादा अवेयर हो जाओ। ठीक है, तो सेल वॉल, पहली बात सेल वॉल क्या होता है। ठीक है, अगर आपने ये पार्ट पढ़ लिया ना कि कौन से इंपॉर्टेंट सेल के ऑर्गन्स है, ऑर्गेनल्स है बेसिकली, तो फिर तुमको सेल समझना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे सेल वॉल के बारे में बात करूं तो सेल वॉल का मतलब होता है रिजिड, रिजिड मतलब तगड़ा, एकदम स्ट्रॉन्ग। आउटर लेयर मतलब बाहर का लेयर होता है, बट किसमें, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में, फंगाई में, बैक्टीरिया में, एनिमल्स में नहीं होता। अब आप बोलेंगे सेल वॉल का क्या फंक्शन है, तो सेल वॉल बेटा प्रोटेक्शन में और शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, सेल को शेप वे प्रोवाइड करवा के देता है। सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना ये स्मार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो आप उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, जो कि सेल वॉल के अंदर होता है, वो स्मार्ट होता है। क्योंकि देखो ये तो डेड है, सेल वॉल मरा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि किसको अंदर लेना है किसको अंदर नहीं लेना, कौन सा मेरा सेल के लिए अच्छा है चीज, कौन सा नहीं है। बट आपके सेल मेम्ब्रेन को यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब उसको पता है कि मेरे को किसको अपने लाइफ में लेके आना है किसको नहीं। हमको इसकी तरह बनना चाहिए यार, हम क्या है, हम सेल वॉल की तरह, सब अपने लाइफ में आते हैं, सब लोग हम लोगों को यूज करके चले जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है ये कि सब आएंगे यूज करेंगे चले जाएंगे, फिर मैं रोती बैठ जाऊंगी। तुम्हारे साथ भी ऐसे होता होगा, तो ऑलवेज बी लाइक सेल मेम्ब्रेन। सोचता है वो कि ये मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं, तब एंट्री करने देगा। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करूं तो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्यों, क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम को तो बेटा हम लोग प्रोटीन प्रोडक्शन का फैक्ट्री कहते हैं। अब प्रोटीन प्रोडक्शन का फैक्ट्री यानी कि क्या करेगा, प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलूं तो मान लो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे फिलहाल के लिए मेरा जो फोरहेड है दिख रहा है, मेरा जो फोरहेड है ये दिख रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चुका है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे, फिलहाल के लिए जो मेरा चीक्स है, चीक्स, ये फिलहाल के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब फंक्शन बता दूं अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो बेटा जी ये क्या करता है, लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, लिपिड्स को बनाने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ में डिटॉक्स करता है, जो भी टॉक्सिक चीजें उनको शरीर से बाहर रखता है। अगर अब मैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं तो पैकेजिंग में हेल्प करता है, मॉडिफाई करने में, चीजों को मॉडिफाई करने में, डिस्पैच करता है, मतलब प्रोटीन्स बन गया तो उसको पैकेज में डालेगा सो दैट हर जगह ट्रांसफर हो पाए। प्रोटीन में या लिपिड में कुछ मॉडिफाई करना तो ये मॉडिफाई भी करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बात करूं तो बेटे यहीं पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, मतलब अब देखो मैंने खाना खाया, वो खाना ब्रेक होके मुझे एनर्जी तो मिलना चाहिए। मैंने समोसा खाया, मुझे इमीडिएटली एनर्जी नहीं मिल रहा है, मुझे उसके अंदर ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। जब तक ऑक्सीजन डलेगा नहीं वो चीज टूटेगी नहीं और मिलेगी नहीं अपने को। ठीक है, तो पैकेज ये साइट है, मतलब ये जगह है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि बेटा वो एटीपी भी प्रोड्यूस करता है। अगर मैं प्लास्टिड का बात करूं तो बेटा ये इसके पास ना क्लोरोप्लास्ट है, मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसके पास क्रोमोप्लास्ट है जो कि प्लांट को या फिर उस पर्टिकुलर जगह को, सेल को पिगमेंट दे रहा है। ठीक है, और साथ में ल्यूकोप्लास्ट भी एग्जिस्ट करता है प्लास्टिड के अंदर, जो कि स्टोर करता है। प्लांट्स खाना बना रहा है बट स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो स्टोरेज में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर मैं राइबोसोम्स का बात करती हूँ, ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसलिए तो मैंने कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि राइबोसोम्स ही क्या है, ऐसा जगह जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लाइसोसोम सुसाइडल बॉडी, मतलब जैसे ही उसको आजू बाजू कुछ ऐसा फॉरेन सेल दिखा, उसको लगा कि ये मेरे यूज का नहीं है, तो वो अपने अंदर उसको समा लेता है और खुद भी मर जाता है, उसको भी मार देता है। तो इसके अंदर बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। एंजाइम मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि आपके रिएक्शन को स्पीड अप करे। हाइड्रोलिटिक मतलब पानी डाल के, लिक्विड चीज डाल के तोड़ देना। लिटिक मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से साथ में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कर देता है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब सेल के ही अंदर एक सेल खराब हुआ है, वो सेल को मार डालेगा, पूरा खत्म कर देगा, खुद भी मर जाएगा। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंटर मतलब दो सेल के बीच में, याद रखना ये चीज। ठीक है, अब न्यूक्लियस तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर डीएनए है, इसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारे सेल एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, अगर मैं वैक्यूल के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट वैक्यूल, तो बेटा वाटर को स्टोर करने का काम करता है। प्लांट के अंदर इसलिए सबसे बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल के अंदर ना के बराबर होता है। ठीक है, वाटर स्टोर करता है, आयंस स्टोर करता है, वेस्ट स्टोर करता है, और प्लांट्स में बड़ा सा होता है और बीच में होता है। ठीक है, आप लोग ना पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक मैं ना थोड़ा
एसी का टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, 25 रखती हूँ, अभी 24 है, थोड़ा सा ठंडी लग रही है। उसके बाद अपन पता है क्या करेंगे, उसके बाद में मतलब माइटोसिस और मियोसिस का थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। बट अगर आपको माइटोसिस मियोसिस एकदम डिटेल में पढ़ना है, एकदम एकदम अच्छे से समझना है, एकदम बिगिनर लेवल से समझने का है, तो टेंशन मत लो, मैंने एक वीडियो डाल दिया है माइटोसिस मियोसिस सिंप्लीफाइड करके। उसके अंदर में मैंने लिटरली एक एक करके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी थोड़ा करती हूँ क्योंकि अब बज रही है ठंडी। ठीक है, अभी थोड़ा एसी बेटर लग रहा है और आप लोगों ने आई होप स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सेल डिवीजन के दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब अगर मैं माइटोसिस का बात करूं तो बेटा माइटोसिस आपको देखने को मिलेगा सोमैटिक सेल्स में। क्या होता है सोमैटिक सेल? यानी कि बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मेरी हाइट बढ़ना, मेरा हाथ बढ़ना, मेरा शरीर बढ़ना, तो ये सेल डिवीजन की वजह से होता है। बट कौन से सेल? तो सोमैटिक सेल। और ये कौन सा टाइप का डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मियोसिस, तो यहाँ पे जर्म सेल्स जो है, यानी कि जो तुम लोगों के मेल गैमेट है और जो तुम्हारे फीमेल गैमेट है, उनके जो भी गैमेट्स बन रहे हैं, जो सेल्स बन रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मियोसिस। कितने डिवीजन होंगे? तो माइटोसिस में सिर्फ एक डिवीजन होता है और मियोसिस में दो होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब उसके बाद में डॉटर सेल्स कैसे बनते हैं? तो दो डॉटर सेल्स बनते हैं और एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते हैं, मतलब 2n है तो फिर 2n ही सेल्स बनेंगे। और यहाँ पे मियोसिस में 4 बनते हैं और ये लोग अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। मतलब देखो कैसे होता है, 2n से पहले 2 सेल बने nn, फिर ये लोग भी और सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, n n n n, चारों अलग अलग दिखते हैं। क्रोमोसोम के नंबर की बात करूं तो माइटोसिस में सेम का सेम रहता है, यानी कि डिप्लॉइड का डिप्लॉइड, बट मियोसिस में आधा हो जाता है, 2n का n हो जाता है। क्योंकि तुम एक बात बताओ, अगर मेरे सेक्स सेल्स आधे नहीं होंगे, तो अगर जब बेबी में जाने की बात आएगी, जब ये सेल्स आगे बेबी में जाने की बात आएगी, तो 46 क्रोमोसोम्स की जगह पे 46 इंटू 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्योंकि पापा पे बोल रहे मैं 46 ही भेजूंगा, मम्मी पे बोल रही मैं 46 ही भेजूंगा, तो यहाँ तो सियापा ही होना है, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे फालतू के, है ना। अब जेनेटिक वेरिएशन का बात करूं तो सिंस इसके डॉटर सेल्स आइडेंटिकल है तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखेगा। बट मियोसिस में आपने देखा होगा पैकेटिंग स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके वजह से तुम क्या ऑब्जर्व करोगे पता है? इसी के वजह से यू विल ऑब्जर्व कि वेरिएशन है, पेरेंट्स और डॉटर में वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या क्या जरूरत था, माइटोसिस हम क्यों ही कर रहे थे? तो माइटोसिस हम करते हैं ग्रोथ के लिए, अपना ग्रो करने के लिए, खुद को रिपेयर करने के लिए, कोई सेल जो है वो डैमेज हो चुका है तो उसको रिपेयर करने के लिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो आइडेंटिकल सेल से डेवलप होते हैं, बॉडी ही तो डेवलप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी, किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी और साथ में वेरिएशन के लिए भी। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें मियोसिस का सबसे बड़ा हाथ है, और साथ में इफ वी वांट वेरिएशन, यानी कि हम अच्छी तरीके से इवॉल्व कर पाए, अपना जादूगरी दिखा पाए, तो तब भी मियोसिस किया जाता है। अब याद रखना ये फेजेस है माइटोसिस के, इसको याद कैसे रखोगे? पीमैट के थ्रू, यानी कि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस, ऐसे याद रखना पीमैट। बेटा इसके ऊपर डिटेल वीडियो डाली हुई है, प्लीज चेक कर लेना। अब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने ये पूरे बेसिक्स में से, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स। अब बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम्स में हम कवर करने वाले हैं ऐसी केमिस्ट्री जो कि बेसिकली कैरी आउट करती है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और हर एक छोटे लाइफ प्रोसेस को। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब ही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में, सारी की सारी चीजें। ओके, अब 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जिसको इन चारों के बारे में पता है उसको ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स का बेस जो है वो क्लियर हो चुका। प्रोटीन्स का बात करूं तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है, और इनका जो मोनोसैकेराइड है वो क्या है? ग्लूकोज है। इनका फंक्शन क्या है, इनका की रोल क्या है? तो ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, मतलब प्रोटीन जो है वही मेन एनर्जी देता है अपने को, साथ में स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, ये दोनों काम करता है प्रोटीन। दूसरी बात, लिपिड का बात करो तो लिपिड बना हुआ है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। इसका की रोल क्या है? तो एनर्जी को स्टोर करता है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मतलब मान लो ये सेल है,
सेल के ऊपर में एक लेयर है, तो वो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने का भी काम करता है। अगर मैं अब बात कर, सॉरी ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स था, सॉरी वो मोनोसेकेराइड्स की जगह प्रोटीन बोल दिया। अब प्रोटीन जो है वो किस चीज से बना हुआ है? अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। उसका की रोल क्या है? एंजाइम्स बनाना, एक सपोर्ट देना, ट्रांसपोर्ट करना और डिफेंस की तरह। इसलिए जिम वाले आर सो ऑब्सेस्ड विद प्रोटीन्स। प्रोटीन खाना है, प्रोटीन करना है, प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन डाइट होना चाहिए, दैट इज द रीजन। और अगर मैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करूं तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक एंड उसका रोल क्या है? डीएनए या आरएनए जो है वो स्टोरेज या तो ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ये उसका काम है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक पूल के बारे में बात करूं तो इसका मतलब होता है जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं एक इंटरलिंक्ड पाथवे के थ्रू। एक छोटे से पाथवे के थ्रू वो लोग कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी दिखाते जा रहे हैं, ठीक है, उनके बॉडी के नीड्स के हिसाब से, ओके, उनके बॉडी के नीड्स के हिसाब से। अब मैं बात करने वाली हूँ एंजाइम्स के बारे में। एग्जैक्टली क्या होता है एंजाइम्स, कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगी। एंजाइम्स मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मैम कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट तुम्हारे टीचर लोग जैसे है रे। जैसे देखो टीचर तुम्हारा पेपर नहीं लिखती, बट तुम्हारे पेपर लिखने के प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है, क्विक कर देती है, बोलती है आजा जल्दी जल्दी कर, फटाफट से कर, नहीं तो हो नहीं पाएगा, बट पेपर लिखने नहीं जाती। वैसे ही कैटलिस्ट होता है, प्रोसेस तो स्पीड अप करता है बट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। एंजाइम्स मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी कि ऐसा कैटलिस्ट जो तुम्हारे शरीर के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, तुम्हारे शरीर के अंदर ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो एंजाइम्स मतलब और कुछ नहीं, एंजाइम्स प्रोटीन ही होता है, इसलिए मैंने कहा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स आर प्रोटीन जो कि स्पीड अप करता है तुम्हारे सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को बिना कंज्यूम हुए। कंज्यूम भी नहीं होता और सपोर्ट भी कर देते हैं। तो कैसे सपोर्ट करते हैं? तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। अब अगर मैंने बोला है कि मुझे ये प्रोसेस करने के लिए 500 अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो ये कैटलिस्ट क्या करता है? 500 की जगह 250 कर देगा, मतलब जल्दी काम हो जाएगा। जैसे आप अगर दर्शन करने गए टिटवाला मंदिर में, तो वहां पे आ जाएगा आप लोगों को वीआईपी लाइन। इट इज बेसिकली अ वीआईपी लाइन, बट ये दो मॉडल में वर्क करता है। एक होता है लॉक इन की मॉडल। अब बेटा ये जो हमारा की है ये एक्टिवा 6G का की है, ठीक है। अब ये जो एक्टिवा 6G का की है, अगर मान लो बाजू में दूसरे की एक्टिवा 6G रखी है, तो क्या ये की उसको खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये की सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्टिवा के ही लॉक के लिए बनी हुई है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लॉक इन की मैकेनिज्म। तो बेसिकली जो सबस्ट्रेट होता है वो बराबर जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे चिपक जाता है। एक्टिव साइट पे चिपका तो ऐसा लगेगा लॉक इन की जैसा मैकेनिज्म है, और फिर उसके बाद में वो प्रोसेस स्पीड अप करवा देता है। दूसरा तरीका होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसमें एक्टिव साइट जो है, मतलब इसमें क्या होगा पता है? ऐसी चाबी जो किसी भी होल में घुस जाए और वो चाबी शेप चेंज कर रही है, मान लो शेप चेंज कर लेगी वो, टेंशन मत लो, वैसा होता है इंड्यूस फिट, मतलब चेंज करने वाला शेप। तो ये एक्टिव साइट जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, और जैसे सबस्ट्रेट है ना उसके जैसे अपने आप को चेंज कर देती है, इट मोल्ड्स इट, ओके। अब देखेंगे कौन से फैक्टर्स है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहला टेम्परेचर ज्यादा है तो एंजाइम जो है वो डीनेचर भी हो सकता है। पीएच, एंजाइम डीनेचर हो सकता है, ज्यादा पीएच है तो, सॉरी कम पीएच है तो। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है, वो भी मैटर करता है। एंजाइम कितना कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है वो भी मैटर करता है। साथ में एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स। एक्टिवेटर मतलब जो प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, इनहिबिटर का मतलब फुल स्टॉप जैसा होता है, वो क्या करता है? इनहिबिट करने का काम करता है, प्रोसेस को रोकने का काम करता है प्रोसेस को, ठीक है। अब एंजाइम के नोमेनक्लेचर की बात करूं, एंजाइम में नाम कैसे दिया जाएगा तो थोड़ा ध्यान देना। तो देखो ज्यादातर एंजाइम के सफिक्स में मतलब लास्ट में एज लिखा होता है, एएसई एज। जैसे कि एग्जांपल देती हूं हाइड्रोलेज, ठीक है, तो एसिडोरिडक्टेज, ऐसे एज लिखा होता है। और ज्यादातर उनके सबस्ट्रेट के नाम से लिखा होता है, मतलब जो उनका लॉक है ना वैसे ही उनका नाम होता है। जैसे कि सुक्रोज, तो सुक्रोज मतलब क्या हो गया? सुक्रोज जो हो गया, सॉरी सुक्रेज का मतलब क्या हो गया? जिसका सबस्ट्रेट सुक्रोज है और वो एंजाइम है, समझा। उसके बाद में जैसे लाइपेज हो गया, तो लाइपेज लिपिड्स के ऊपर एक्ट करता है, तो वो सबस्ट्रेट के नाम के ऊपर होता है। सफिक्स में ज्यादातर, हर बार नहीं, ज्यादातर एज लिखा होता है,
ओके। अब बात करेंगे विटामिन के बारे में। बहुत बढ़िया चार्ट बनाया मैंने यहाँ पे, ध्यान दो, बहुत मेहनत लगी यार इसमें। अब अगर मैं विटामिन ए के बारे में बात करूं, बेटा फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, ठीक है, रेटिनॉल भी कहते हैं। अगर आप में रेटिनॉल की यानी कि विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, रात को दिखना ही बंद हो जाएगा। विटामिन बी1 का बात करूं तो उसको थायामाइन भी कहते हैं। और अगर आप में विटामिन ए की कमी है तो बेटा आपको बेरी बेरी हो जाएगा, थोड़ा रेडनेस आ जाती है। विटामिन बी2 की बात करूं तो वो होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है उसको। और अगर आपके पास राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी2 की कमी है तो आपके क्रैक्ड लिप्स हो जाएंगे, आपके लिप्स जो है वो ऐसे फटे फटे दिखेंगे आपको। विटामिन बी3 का बात करूं तो इसको हम लोग नायासिन भी कहते हैं। नायासिन की कमी है तो आपको पेलाग्रा हो जाएगा, ये एक टाइप का डिसीज है। अगर विटामिन सी का बात करूं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है ये, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, तो इसको आप एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हो। और अगर आप में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी है तो आपको स्कर्वी हो सकता है, खुजली होती है बहुत इसमें, ठीक है। अगर मैं विटामिन डी का बात करूं, ये फैट सोल्यूबल, ये सिर्फ फैट्स में डिसॉल्व हो सकता है, तो बेटा आप इसको कैल्सिफाइड भी कहते हो। और इसमें क्या होता है, रिकेट्स होते हैं चिल्ड्रन में, और जो बड़े होते हैं एडल्ट्स होते हैं उनको ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है, मतलब बोन्स का दिक्कत। रिकेट्स में तो बंदे लोग उठ ही नहीं पाते, बोन्स डेवलप ही नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत है। विटामिन ई की बात करूं, फैट सोल्यूबल होता है, उसका दूसरा नाम टोसोफिरॉल भी है। और ये अगर आप में विटामिन ई की कमी है तो दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी, और मसल्स भी वीक हो जाएंगे आपके। इनफर्टिलिटी मतलब यू कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी, बेबी नहीं हो पाएगा आपको। विटामिन के बारे में बात करूं, विटामिन के फैट सोल्यूबल होता है और इसका दूसरा नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या नाम होता है दूसरा इसका? फाइलोक्विनोन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी में क्या होता है, तो इसका जो बॉडी का क्लॉटिंग है ना, मतलब जो, अब मान लो मेरे को यहाँ पे चोट लग गई, मेरा ब्लड आ रहा है, तो ब्लड कुछ टाइम के बाद क्या होता है, रुक जाता है, थम जाता है वो ब्लड। इनके अंदर वो सब फीचर ही नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग वॉटिंग का कुछ फीचर ही नहीं होता इनके अंदर, ठीक है। मतलब बहुत टाइम लगता है ब्लड क्लॉट होने को, बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। अब फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो है ए, डी, ई, के, और वाटर सोल्यूबल है बीसी, ऐसे याद रखना है। वाटर सोल्यूबल मतलब बीसी, बीसी मतलब बहुत क्यूट, गंदे लोग, फालतू नहीं सोचने का, और जो बच गया वो सारे फैट सोल्यूबल हो गए, ठीक है। इतना समझ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे मिनरल्स और वाटर। और क्यों मिनरल्स और वाटर तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, स्टिल वो इतना ज्यादा मैटर क्यों करते हैं, व्हाई डू दे मैटर, इतने स्पेशल क्यों है वो देखा जाए, ठीक है। तो मिनरल्स और वाटर के बारे में बात करूं तो जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस जो है बोन और टीथ का फॉर्मेशन करते हैं, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। आयरन का बात करूं तो बेटा हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस, मतलब हीमोग्लोबिन बनाना, और साथ साथ में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। बेटा अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, एनर्जी लो होगा, सिकल सेल अनीमिया हो सकता है। आयोडीन, आयोडीन का क्या फायदा है पता है, ये थायराइड के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर थायराइड कम है तो भी दिक्कत, थायराइड ज्यादा है तो भी दिक्कत है, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। सोडियम और पोटेशियम मिनरल्स की बात करूं तो ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है, नर्व के इंपल्स को कंडक्ट करेगा, मतलब तुम लोग का जो नर्व का पूरा कनेक्शन है वो जो स्पीड अप रहता है उसको कंडक्ट करने का काम करता है। और वाटर में एक बैलेंस भी बना के रखता है, वाटर बैलेंस करके रखता है, ठीक है। अब वाटर की बात करूं तो ये एक जरिया है लाइफ का, वाटर के बिना तो भाई हम अधूरे हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही वाटर से बना हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, प्रोवाइड करता है प्लांट्स को टर्जिडिटी, मतलब प्लांट के जो सेल्स है उनका शेप वैसे के वैसे ही रहे, वो क्यों हो पाता है, वाटर के वजह से, ठीक है। मीडियम है ये कोई भी चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, वेस्ट हो गया, उसके ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम है। जैसे अगर आप यूरिनेट कर रहे हो उसमें वाटर होता है, आप स्टूल पास कर रहे हो उसमें वाटर होता है, आपके शरीर में खाना जो है वो एसिमिलेट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेट हो रहा है, वो वाटर के थ्रू हो पा रहा है, ब्लड के थ्रू हो पा रहा है, आपका ब्लड के अंदर भी वाटर है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपना 4th चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज टिश्यू। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्कर लोग काम कर रहे हैं ये समझेंगे कैसे एक एक इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप बनाता है, कैसे एक सेल एक ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला है। 2 मिनट दे दो, मला जरा पाणी पाणी पिऊ द्या, खूप तहान तहान तान तान लागली आहे मला। ठीक है, शुरू करते हैं।
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्लांट के टिश्यू के बारे में। यू बात करेंगे, यू बेटा इतना इजी हो जाएगा ना अब आपके लिए टिश्यूज का जो भी चैप्टर है, जो भी लेक्चर है, एकदम ऐसे मौज हो जाएगी। बस ये हैंडबुक रेफर करना, यू विल नो एवरीथिंग। इसको ना सेव करके रख लो कहीं बढ़िया तरीके से, या तो प्रिंट आउट ले लेना, मस्त चीज है ये। प्लांट टिश्यू एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो अब तक डिवाइड ही होते जा रहा है, डिवाइड ही होते जा रहा है, उसको अब तक अपना फंक्शन नहीं पता है। और परमानेंट मतलब अब तो मैं चंगा हूं, मुझे तो मेरे सारे फंक्शन पता है, बल्ले बल्ले, अरे शावा शावा। मेरिस्टेमेटिक मतलब एक्टिवली डिवाइड पे डिवाइड, डिवाइड पे डिवाइड, डिवाइड पे डिवाइड, डिवाइड पे डिवाइड करते जा रहा है। जैसे कि जब स्टार्टिंग में लोगों को जॉब नहीं मिलती, इस कंपनी से इस कंपनी, इस कंपनी से इस कंपनी, इस कंपनी से इस कंपनी जाता है, ठीक है, वैसी मेरिस्टेमेटिक सेल है। आपको मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ कहाँ पे मिलेगा पता है? तो आपको एपेक्स पे, पेड़ के एपेक्स पे मिलेगा, पेड़ के साइड्स में मिलेगा, और साथ में पेड़ के बीच में भी मिलेगा। इसको ना अपन को येलो कलर से करना चाहिए था, अपन इसको येलो कलर से करते हैं, नहीं रेड कलर नहीं, येलो कलर से करेंगे। आपको एपेक्स पे भी मिलेगा, आपको साइड पे भी ये सेल्स मिलने वाले हैं, और आपको बीच में भी ये सेल्स मिलेंगे, जो कब से डिवाइड ही करे जा रहे हैं, पगलाए जा रहे हैं। अब परमानेंट की बात करूं तो बेटा ये डिफरेंशिएटेड है, मतलब इनको पता है इनका क्या फंक्शन है, दे नो व्हाट दे हैव टू डू, गवर्नमेंट जॉब लग गई है इनको, ठीक है। अब ये डिवाइड नहीं करे, दे आर नॉट डिवाइडिंग, दे आर नॉट चेंजिंग देयर जॉब, क्योंकि दे नो दे गॉट द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूं सिंपल टिश्यू के बारे में, तो सिंपल टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर मैं कॉम्प्लेक्स का बात करूं तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम आएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो बहुत बड़े बड़े फंक्शंस करता है और कॉम्बिनेशन में होता है, दो अलग टिश्यू से, दो या दो से ज्यादा अलग टिश्यू से बना हो, उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। सिंपल मतलब अकेला है बेचारा, कोई ग्रुप में नहीं है, छोटा सा प्यारा सा इंट्रोवर्ट आदमी है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम मतलब एक से ज्यादा सेल के टाइप्स प्रेजेंट है, बट इसके अंदर सिंपल के अंदर में सिर्फ एक टाइप का सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो टिश्यू सिस्टम जो है, अगर मैं लोकेशन के रिलेटेड बात करूं तो देखो एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। एपिडर्म मतलब ऊपर साइड में, अबाव द लेयर मतलब ऊपर के लेयर की बात कर रही हूँ, ऊपर के सरफेस की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट देख सकते हो ग्राउंड, ग्राउंड मतलब नीचे के टिश्यूज, और वैस्कुलर मतलब जो तुम लोगों के जाइलम एंड फ्लोएम है वो टिश्यूज बनाना, ओके। अब इसके बाद में हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। चार बेसिक टाइप बेटा आप सभी को पता होने चाहिए। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू, ये पता होना चाहिए आपको। एपिथेलियल टिश्यू मतलब जो कि क्या करता है, कवर करता है और लाइन करता है टिश्यू को, कवर जैसा, कवर की तरह एक्ट करता है। अब कवरिंग कर रहा है, मान लो मैंने एक बुक को कवर किया, क्यों? मेरा बुक प्रोटेक्टेड रहे इसलिए। तो एपिथेलियल टिश्यू भी प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, आजू बाजू के जो न्यूट्रिएंट्स है मुझे चाहिए, मेरे अंदर के लोगों को चाहिए, तो उसके लिए वो काम करता है। सिक्रीट करता है सिंपल और कंपाउंड के टाइप्स को, क्या करेगा वो? सिक्रीट करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा सिंपल और कंपाउंड के टाइप्स को। उसके बाद में कनेक्टिव का बात करो तो ये बाइंड करता है, बाइंड मतलब चिपकता है, किसी से जुड़ता है, और सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को। कौन से ऑर्गन्स को? जैसे ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, एरियुलर टिश्यू हो गया। ब्लड इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। यस माय डियर फ्रेंड्स, ब्लड जो है वो सिर्फ लिक्विड नहीं है, वो टिश्यू है, क्योंकि वो आपके पूरे शरीर को कनेक्ट करता है। मैं मेरे सर पे चोट लगा लूं, पैर में चोट लगा लूं, हाथ में लगा लूं या दिल निकाल लूं, आपको दिखेगा कि भाई खून ही निकल रहा है, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स भी कनेक्ट करते हैं। अब मैं मस्कुलर का बात करूं तो बेटा ये मूवमेंट को हटा देता है, एनेबल कर देता है मूवमेंट को। जैसे कि स्ट्रैटिफाइड की बात करूं, अनस्ट्राइटेड की बात करूं। स्ट्राइटेड मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर लाइंस प्रेजेंट हो। अनस्ट्राइटेड मतलब स्मूथ, जिसके ऊपर कोई लाइंस नहीं प्रेजेंट है। और कार्डियक मसल जो हार्ट से रिलेटेड मसल हो गए। नर्वस की बात करूं तो बेटा नर्वस टिश्यू का क्या काम है? यहां से वहां सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे तो बहुत गर्म पतीला है, तो मेरे को वहां हाथ नहीं रखना है, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे हाथ से मेरे दिमाग तक जाएगा, कैसे जाएगा, और दिमाग से हाथ तक वापस कैसे आएगा कि वो एक्शन कर पाए? दैट इज बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू। इसका काम है जितने भी इंपल्सेस है उसको रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम लोग 5th चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे अपने 11th स्टैंडर्ड के हैंडबुक के लिए। 5th चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस को,
ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस मतलब इसके अंदर हम लोग न्यूट्रिशन समझेंगे, फोटोसिंथेसिस समझेंगे, रेस्पिरेशन समझेंगे, और फिर उसके बाद में ये समझेंगे कि कैसे इनके वजह से सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फंक्शन कैरी आउट कर पा रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे खा रहे हैं यार ये लोग। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीका होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाएगा। ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है। कैसे? तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं। उसी जगह हेटेरोट्रॉफिक का बात करो मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जैसे कि ये प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करेंगे बेटा, और ये एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। आपको दिखने को मिलेगा ये सबके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बात करूं तो जैसे होलोजोइक हो गया। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो फूड है सॉलिड फूड, जैसे आपने कुछ खाना खाया, मान लो आपने लड्डू खाया, भीम का लड्डू खा लिया आपने, तो सॉलिड फूड को इंजेस्ट किया आपने, खाया, और अंदर ही अंदर आप लोग उसको डाइजेस्ट करो। आप खाना खाते हो और अंदर पेट के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हो ना, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि ह्यूमंस और अमीबा करता है, अपने अंदर लेके डाइजेस्ट करता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, ये डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है, सड़े गले मैटर के ऊपर में ये फीड करने वाला है, जैसे कि म्यूकर हो गया, मशरूम हो गया, इसका एग्जाम्पल है ना। अब बात करेंगे पैरासिटिक के बारे में कि भाई पैरासिटिक क्या होता है। तो पैरासिटिक जो है वो या तो होस्ट के ऊपर रहता है या तो होस्ट के अंदर रहता है। जुए होस्ट के ऊपर रहना, बट उसी जगह पे अगर मैं बात करूं लिवर फ्लूक का, तो वो अपने शरीर के अंदर है, तो अपने ऊपर सरवाइव करते हैं, होस्ट के ऊपर सरवाइव करते हैं। ठीक है। जैसे कि कैस्कटा हो गया, टेपवर्म हो गया, लीच हो गए, ये सारे। अब फोटोसिंथेसिस का बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस मतलब कैसे खाना बनाया जा रहा है लाइट से। क्या बोला गया, फोटो का मतलब भी होता है बेटा जी सनलाइट। तो कैसे खाना बन रहा है सनलाइट के थ्रू। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हर ग्रीन प्लांट जो है वो खाना बनाता है। खाना मतलब क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे और वाटर रहना चाहिए। ठीक है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तब वो लोग ग्लूकोज बनाते हैं, दैट इज C6H12O6 बनाने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6CO2, मैं यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स लेने वाली हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मैं 6 मॉलिक्यूल्स लूंगी वाटर का, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इट गिव्स मी लाइट। ठीक है। मतलब मेरे को उसमें लाइट की भी जरूरत है, सनलाइट की, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर में पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट ए, क्लोरोफिल पिगमेंट डी, क्लोरोफिल पिगमेंट सी, क्लोरोफिल पिगमेंट बी। ये सारे पिगमेंट्स हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और उसके थ्रू हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज। उसके थ्रू अपने को क्या मिलेगा, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, और यही ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं। मतलब ये हमको सिर्फ खाना नहीं देते, हाँ ये हमें रहना भी देते हैं। ये नहीं रहेंगे तो हम रहेंगे, मतलब जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनका ही तो हम चीज इनहेल करके जाते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूंगी दो टाइप का रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन मतलब बायोसिंथेटिक रिएक्शन। एक्सप्लेन करूंगी। लाइट मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, इसीलिए इसका नाम है फोटोकेमिकल। मतलब यहाँ पे केमिकल और सनलाइट इन्वॉल्व होंगे। ओके। जैसे कौन से जगह पे होता है, कौन से साइट पे होता है, तो आप लोगों के सेल के अंदर जो ग्राना प्रेजेंट होता है ना, थाइलाकोलॉइड्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोलॉइड्स में आपको लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लो। लाइट रिएक्शन में ऑब्वियसली लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसका आउटपुट क्या होता है, एटीपी बना पाता है प्लांट, NADPH2 बना पाता है, O2 बना पाता है। तो ये सारी चीजें बनाने का काम NADPH2 अपन फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका की आउटपुट क्या है, तो एटीपी और ऑक्सीजन, मेन ये चीज रिलीज कर रहा है ये। ओके। अब डार्क रिएक्शन मतलब बायोसिंथेटिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पे कुछ तो लिविंग चीज बना रहे हैं ये लोग। तो देखो क्या क्या, पहली बात ये होता कहाँ है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। याद रखना, ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। उसके बाद में क्या लाइट की जरूरत है, तो नो, इसको लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस प्रोडक्ट को यूज करता है जो कि लाइट रिएक्शन में बना है। अभी अभी जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बना है वो उसको ही यूटिलाइज कर लेता है, मतलब इनडायरेक्टली लाइट ले रहा है, डायरेक्ट उसको ऐसा लाइट का कोई लालच नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है उसको। ठीक है। अब इसके वजह से बेटा ग्लूकोज फॉर्म होता है। ये क्या बनाता है, ग्लूकोज,
और केल्विन साइकिल हम लोग पढ़ेंगे अपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, बट ग्लूकोज बनाने को केल्विन साइकिल कहते हैं, ये याद रखना। ओके अब इसके बाद में हम देखेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, सेल्यूलर मतलब अपने सेल कैसे रेस्पायर करते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मान लो मैंने खाना खाया, वो खाना खाने के साथ साथ हम सांस भी ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है ना ये इतनी गंदी लड़की है, इतनी गंदी सौतन है कि जिसके घर जाती है ना उसका रिश्ता तुड़वा देती है, उसका घर तुड़वा देती है। तो बेटा ये क्या कर रही है पता है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन कर रही है। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन मतलब जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो फूड के मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट जाएंगे, मतलब ग्लूकोज जो है वो टूट जाएगा, और जब जब किसी का घर टूटेगा तब तब एनर्जी मिलेगी, याद रखना। तो जैसे ग्लूकोज टूटेगा वैसे अपने को एनर्जी मिल जाएगी जो कि एटीपी के फॉर्म में रहेगी। बट रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम नहीं होता, याद रखना। रेस्पिरेशन इज नॉट सेम एज ब्रीदिंग, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, अलग चीज होती है ये, ठीक है। देखो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही तुम समझोगे तो समझ जाएगा। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। बेटा ये सब आप अगर सीख लिए ना आपको आगे के चैप्टर्स बहुत इजी हो जाएंगे। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो देखो क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर में, मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर में उसने ग्लूकोज प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरे को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट बनाएगा और पाइरुवेट बनाने के बाद में 2 एटीपी प्रोड्यूस होगा। अब क्रेब्स साइकिल होगा। क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच गए। अब मैं साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जंप करना चाहती हूँ, बट ये मैं साइटोप्लाज्म से जब माइटोकॉन्ड्रिया में जंप कर रही हूँ ना, आई विल नीड एनर्जी, मुझे ताकत लगेगा, मुझे एनर्जी की जरूरत लगेगी, जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एंजाइम्स यूज करूंगी, तो मैं जंप करने वाली हूँ साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, पाइरुवेट जो है वो एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पाइरुवेट क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाने वाला है, ठीक है। और ऑक्सीडाइज मतलब पाइरुवेट में भी ऑक्सीजन ऐड होगा, और आपको पता है ऑक्सीजन घर तोड़ने का काम करता है। ऑक्सीजन ऐड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, यहाँ पे भी एटीपी फॉर्म होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे हम लोग। बेटा ये आपने ना 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था, 2nd चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब अब आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुके हो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मतलब देखो टोटल 34 एटीपीज तो यहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो सारा एटीपी टोटल करोगे तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या ऑक्सीजन की जरूरत है? यस माय डियर फ्रेंड्स, एरोबिक रेस्पिरेशन नीड्स ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर मैं बात करूं कि क्या एटीपी यील्ड कितना रहेगा, तो 36 से 38, बट टू बी प्रिसाइज 38 टोटल आप एटीपी प्रोड्यूस करते हो। एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात करूं तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। साथ में एंड प्रोडक्ट्स इसका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही तो आप लोग अल्कोहल बनाते हो, जैसे फर्मेंटेशन होना, तो आप लोग अगर ग्रेप्स को सड़ाओगे तो वो वाइन बना के देगा, फर्मेंटेशन। आप राइस को सड़ाओगे, राइस के हस्क को सड़ाओगे, वो वोडका बना के देगा। क्यों? क्योंकि इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल जो है वही तो अल्कोहल होता है, ठीक है। अब एटीपी यील्ड जो है वो ऑक्सीजन की कमी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर घर तोड़ने वाली ही नहीं आएगी तो एनर्जी कहाँ से बनेगी? तो घर तोड़ने वाली नहीं आई, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए एटीपी भी कम है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी हम लोग 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं जिससे आपके लिए आगे के चैप्टर्स इजी हो जाए। अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले, लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस चीज का, दैट इज यूनिवर्सल ग्लॉसरी। यानी कि जो आपको ये 16 चैप्टर में बार बार टर्म्स रिपीट होने वाले हैं वो हम लोग अभी के अभी कवर करेंगे। ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज जैसे कि मेटाबॉलिज्म, बार बार ये शब्द आएगा। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितने टोटल केमिकल रिएक्शंस है वो सारे के सारे रिएक्शंस कितने हो रहे हैं, वो टोटल रिएक्शन जो एक लिविंग सेल में हो रहा है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, ये क्या होता है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस करना, ठीक है, और तोड़ना मतलब कैटाबॉलिज्म। एना मतलब सिंथेसिस और डिग्रेडेशन मतलब तोड़ना, कोई मॉलिक्यूल बना है उसको तोड़ देना, इस कैटाबॉलिज्म। मान लो मैंने अमीनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनाया, दैट इज एनाबॉलिज्म। बट अमीनो एसिड टूट गया तो उसको मैं कैटाबॉलिज्म कहूंगी।
बहुत बारिश हो रही है आज, रेड अलर्ट है वैसे तो। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब अंदर का स्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन बनाए रखना, भले कितना ही एक्सटर्नल चेंजेस हो जाए। जैसे कि बाहर जो है बहुत ठंडी पड़ रही है, स्टिल अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए 37 से तो हम कहते हैं फीवर आ गया। तो हम होम्योस्टेसिस फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ का मतलब, ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ मतलब जो डिपेंडेंट है दूसरों पे, प्लांट्स या एनिमल्स पे फूड बनाने के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन का बात करूं तो बेटा इसमें वाटर और सल्यूट का मतलब यहाँ पे बेसिकली रेगुलेशन होने वाला है। ऑस्मोटिक बैलेंस बन के रहेगा। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब सेल का बाहर सेल के अंदर दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट करेगा। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है क्लासिफिकेशन की स्टडी करना उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से। मतलब हम देखेंगे कि उनके बीच में कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है क्या, कुछ उनके अंदर में है क्या ऐसा कनेक्शन, और तब उनको ग्रुप में अरेंज करना। ठीक है। अब अगर मैं फाइलोजेनी की बात करूं तो फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब प्रॉपर ये इवोल्यूशन के बेस पे, जैसे कि हम किसके पहले आए थे, हमारे पहले कौन थे, नियंदरथल थे, रामापिथिकस थे, ये सारी चीजें, और फिर उनको सेम ग्रुप में डालना इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी। फिर टैक्सन, टैक्सन को आप टैक्सा भी कहते हो, मतलब ये एक रैंक है, ये एक छोटा सा यूनिट है जो कि हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, जैसे कि स्पीशीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ये सारे आपके टैक्सा हो गए। ओके। अब अपन देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन का बात किया, इसका मतलब यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हो रहा है। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन मतलब फूड के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो फूड ब्रेक हो जाता है और एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब ये अलग है ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीदिंग से सिर्फ ऑक्सीजन अंदर आता है, बट रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन खाना तोड़ के एनर्जी देता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एक्सक्रीशन का बात करूं तो बेटा यहाँ पे जो भी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है वो रिमूव होता है। यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव होने वाले हैं बॉडी से। खराब वेस्ट जो अमोनिया वगैरह सब बाहर निकल जाएगा, या तो यूरिनेशन के थ्रू या तो तुम लोगों के स्टूल पास करने के थ्रू, यानी कि पॉटी के थ्रू। न्यूट्रिशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऑब्टेन कर रहे हो, आपको मिल रहा है और यूटिलाइज कर रहे हो फूड को यूटिलाइज कर रहे हो सो दैट आपको एनर्जी मिले, आप ग्रो कर पाओ, आप रिपेयर कर पाओ अपने सेल्स को, अपने बॉडी को, सबको। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से आपका प्लेस या पोजीशन चेंज होता है, जैसे वॉकिंग, जैसे स्विमिंग, जैसे रनिंग। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये यूनिवर्सल एनर्जी का करेंसी है, मतलब जैसे अपन का पैसा हो गया, अपना रुपीज हो गया, ये करेंसी है, वैसे उनका सेल का करेंसी इज एटीपी। ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का मतलब बता देती हूँ। डिफ्यूजन मतलब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। मान लो मैंने ये किशमिश रखा है एक कटोरी में पानी भर के, तो वो जो पानी है ना वो किशमिश के अंदर आ जाएगा और किशमिश स्वॉल हो जाता है, किशमिश फूल जाता है। ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था, बाहर में कॉन्सेंट्रेशन हाई था, अंदर में कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो वो मूव कर जाता है। तो यही होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बट ऑस्मोसिस बहुत स्पेसिफिक होता है, ये वाटर में ही होगा। डिफ्यूजन किसी चीज में भी हो सकता है, बट ऑस्मोसिस सिर्फ आप वाटर में देखोगे। ठीक है। अब अगर मैं क्लैडोग्राम का बात करूं तो बेटा ये ब्रांचिंग डायग्राम होता है, ब्रांचेस इसमें रहते हैं। ठीक है। जिसके अंदर आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता कर सकते हो उनके शेयर्ड कैरेक्टर्स के हिसाब से। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में, तो एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब ये एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि फंक्शन करता है एनाबॉलिज्म में भी, यानी कि सिंथेसिस में भी, और ब्रेकडाउन यानी कि कैटाबॉलिज्म में भी। ठीक है। ये दोनों चीज में उसका वर्क करने का काम है। अब आगे देखो टर्गर प्रेशर, ये भी आपको बहुत बार आएगा। टर्गर प्रेशर मतलब ऐसा प्रेशर जो कि सेल एग्जर्ट करता है, सेल देता है प्रेशर। ठीक है। सेल कंटेंट्स जो है वो प्रेशर देता है सेल वॉल के यहाँ पे। अब मान लो एक सेल है, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें भर गई है, तो वो प्रेशर डालेगा ना, वो प्रेशर डालेगा कि नहीं? मान लो एक बलून है, उसके अंदर में हवा भरे जा रही हूँ, उससे क्या रिजल्ट होगा? वो प्रेशर क्रिएट करेंगे ना, वो बलून के अंदर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो वही होता है टर्गर प्रेशर भी। बलून के अंदर प्रेशर क्रिएट नहीं करना, बल्कि सेल के जो कंटेंट्स है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं सेल के आजू बाजू। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है सेल के कंटेंट्स जो है वो श्रिंक हो गए। अब जैसे कि जो किशमिश, अगर मैंने किशमिश लिया और उसको मैंने सॉल्ट वाले वाटर में डाला, तो किशमिश जो है वो और सिकुड़ जाएगा और पानी बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट मतलब
कि बाहर जो है जो सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और बाहर का अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो उसने मूवमेंट दिखाया, तो सेल श्रिंक हो जाता है, तो उसको हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। मतलब यहाँ पे श्रिंकेज होने वाला है सेल के कंटेंट्स का, ठीक है। तो इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आप लोग देखोगे, सॉरी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब बाहर का जो तुम लोगों का सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू सोल्यूट, क्योंकि मैंने नमक डाल दिया उसमें। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना वाटर के वेपर के फॉर्म में। कहां से लॉस होता है? तो प्लांट के एरियल पार्ट से। जैसे कि आपने ना ठंडी के टाइम पे देखा होगा कि जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसके ऊपर ना ऐसे ड्रॉपलेट्स लगे हुए होते हैं। वो जो ड्रॉपलेट्स है ना बेटा, वही ड्रॉपलेट्स बेसिकली वाटर वेपर की तरह एक्ट करते हैं और ये बेसिकली स्टोमाटा के थ्रू निकलते जाते हैं। अब इसके थ्रू आपका जो पानी, अब देखो तुम ऑब्जर्व करो, मान लो जमीन में तुमने पानी डाला और जमीन से ऊपर तक पानी लेके आना है, तो कैसे करोगे? तो इट इज लाइक अ स्ट्रॉ, जैसे तुम नीचे से पानी लॉस करते जा रहे हो और ऊपर तक भेज रहे हो और फिर एक्स्ट्रा पानी जो है वो पानी निकल जाता है स्टोमाटा के थ्रू। ओके अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो ट्रांसलोकेशन मतलब जो फूड बनाया है तुमने, जो प्लांट ने फूड बनाया, जो शुगर बनाया है, वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसपोर्ट हो जाना। स्टोमाटा मतलब लीफ होता है ना, लीफ, जो लीफ होता है उसके नीचे में स्टोमाटा रहता है, उनके एपिडर्मिस पे रहता है स्टोमाटा, और वो गैसियस एक्सचेंज मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि प्लांट पे पानी वानी ज्यादा हो जाए, गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है और ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर बाहर भी निकाल देगा। अब क्लोरोफिल का बात करूं तो ये ग्रीन पिगमेंट होते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ये नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जब भी एक सेल के अंदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मान लो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्रीन कलर दिखाएगा। हैबिटेट का बात करूं तो हैबिटेट मतलब ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। अडेप्टेशन का बात करूं तो ये एक ऐसा फीचर है, ये एक ऐसा फीचर है जो कि हेल्प करता है एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये एक ऐसा फीचर है जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को अपने ही एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको मैं बता दूंगी कि कैसे ये फाउंडेशन का जो मैंने आपको सिखाया है वो कनेक्ट कर रहा है अपने चैप्टर से। तो देखो, टैक्सोनॉमी सेल के लिए कनेक्टेड है। सेल बायोमोलिक्यूल सिखाता है, बायोमोलिक्यूल्स टिश्यू सिखाता है, और टिश्यू आएगा तो ही लाइफ प्रोसेस आता है, ठीक है। तो ये जो है सब साथ में मिलके आपको पूरा का पूरा बायो में हेल्प करने वाले बेटा। अब देखो, टैक्सोनॉमी टेल्स यू व्हाट एन ऑर्गेनिज्म इज एंड हाउ इट रिलेट्स टू ईच अदर। टैक्सोनॉमी ये बताता है एक ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या नाता है इन लोगों का, क्या रिलेशनशिप है इन लोगों का। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है सारे ही ऑर्गेनिज्म का, चाहे आप मोनेरा का बात करो, चाहे आप एनिमेलिया का बात करो, सबके अंदर एक चीज कॉमन है, पता है क्या? सेल। वो तो कॉमन ही देखता है। तो बेसिकली हम लोग ये भी देखते हैं कि सेल इतने सारे बनते कैसे गए, हाउ सेल इज गेटिंग डिवाइडेड, तो वो होता है बेटा माइटोसिस मियोसिस के थ्रू। बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम जो होते हैं ये केमिकल मशीनरी होते हैं हर सेल के अंदर में। मतलब अगर बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम नहीं होंगे तो सेल के अंदर के सारे फंक्शंस ही कैरी आउट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और उसके वजह से मेटाबॉलिज्म होता है। ओके अब टिश्यूज जो होते हैं ये ऐसे ग्रुप होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल के, मतलब ये सारे सेल्स को फंक्शन पता है कि हम सबको मिलके यही करना है। जैसे मस्कुलर टिश्यू, हम सबको पता है मसल का काम करना है। कनेक्टिव टिश्यू, हमको पता है कनेक्शन प्रोवाइड करना है। नर्व टिश्यू, हमको पता है सिग्नल्स प्रोवाइड करना है। तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिनको अपना वर्क पता है, सब लोग सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गन बिल्ड करता है और ऑर्गन सिस्टम भी बिल्ड करता है डेफिनेटली। लाइफ प्रोसेस यानी कि आपका क्या हो गया, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये वो है कि कौन से ऑर्गन्स कौन से सिस्टम परफॉर्म करते हैं। दैट इज व्हाई ये सारी चीजें जो भी आज मैंने कवर की है ये सब आपके पूरे 16 चैप्टर का एक फाउंडेशन बनाएगा, एक बेस बनाएगा। तो बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है, बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है। ओके अब मैं बताती हूँ कि कैसे आप इस हैंडबुक को, मतलब मैंने तो पढ़ा दिया बट आप कितने बार ये 1-1.5 घंटा, पता नहीं 2 घंटा कितना गया ये लेक्चर, वो लेक्चर बार बार देखोगे तो आप लोग इसको कैसे यूज कर सकते हो, आई विल टेल यू दैट एज वेल, क्योंकि मैंने ये बहुत मेहनत से बनाया है तो मैं तुमसे ये बार बार रिवाइज करवाऊंगी। आई थिंक अपना अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का तो लेक्चर हो ही चुका है, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का, तो बार बार 2 घंटा देख नहीं सकते, तो कैसे रिवाइज करोगे। तो देखो सबसे पहले बेटा जो आपका सेक्शन ए है, हमने टोटल 6 सेक्शंस देखे है ना। तो कोई भी क्लासिफिकेशन चैप्टर जब आप शुरू करने वाले हो, जैसे प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले आप सेक्शन ए को रीरीड कर लेना।
उसके बाद में आपको सेक्शन बी और सी को रिवाइज करना है जब सेल डिवीजन वाला चैप्टर आ जाए, जब फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर आ जाए, जब रेस्पिरेशन का चैप्टर आ जाए। फिर आपको सेक्शन डी यूज करना है जब आपको मैं प्लांट और एनिमल टिश्यू सिखाऊंगी और जब मैं एनाटॉमी के चैप्टर सिखाऊंगी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी वाले चैप्टर्स। फिर आपको स्किम करना है, स्किम मतलब ऊपर ऊपर से रीड करना है सेक्शन ई को जब ह्यूमन न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे और रेस्पिरेशन के चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपको खुद को टेस्ट करना है, कैसे? ग्लॉसरी को वीकली रिवाइज करो। ग्लॉसरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स आप अपनी मम्मी को दे दो, अपने बहन को दे दो, बोलो ये पूछो और उनको आंसर देने की कोशिश करो, तो इससे आपको रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो देखो याद रखना, बोर्ड के एग्जाम जो है वो प्रिसाइज डेफिनेशन वैसे भी रिवॉर्ड करते, तो आपका यहाँ पे तो फायदा ही होने वाला है। साथ में टैक्सोनॉमिक हायरार्की ड्रॉ करो। आपको पता है जो भी आपके टैक्सन जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया, ये सब ड्रॉ करके देखो, ठीक है। सेल डिवीजन को एक बार करके देखो, सेल डिवीजन का अलग से वीडियो डाला है वो देख लो। साथ में टिश्यू का फ्लो चार्ट ड्रॉ करो खुद से, एक्टिव रिकॉल मेथड से, ठीक है। क्योंकि डायग्राम जो है वो डायरेक्ट तुमको मार्क्स देता है। मान लो तुमको एक आंसर आया है, उस आंसर का तुमने एक्सप्लेनेशन लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया, बट अगर डायग्राम भी उसमें आप ऐड कर देते हो ना, तो वो चीज एकदम हाई लेवल की हो जाती है, ठीक है। तो देखो अगर तुमने ये बेस को मास्टर कर दिया ना, तो तुम लोगों के लिए ये 11th के 16 चैप्टर्स ऐसे चिंदी हो जाएंगे। आई ऑब्जर्व कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट में थोड़े से गैप्स हैं, तो वो गैप्स फिल करने के लिए ये पूरा हैंडबुक डिजाइन किया है मैंने, एंड यू विल नॉट बिलीव मुझे कितना ज्यादा टाइम लगा है। मैं 16 चैप्टर्स लेके बैठी, आपके 10th स्टैंडर्ड के 10 चैप्टर्स लेके बैठी, उसके बाद मैंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया है, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो I have taken extreme efforts to make this video। अब आप लोगों से यही एक्सपेक्टेड है, एक सिंपल सा एक्सपेक्टेशन मैं आप लोगों से रखने वाली हूँ, सिंपल सा एक्सपेक्टेशन, ज्यादा नहीं, बस 150 प्लस लाइक्स। दिस इज द सिंपल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड कि बस मुझे 150 लाइक्स चाहिए इसके ऊपर, सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आई ओनली वॉन्ट 150 लाइक्स इन दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो के थ्रू मुझे ये पता चलेगा कितने बच्चों को समझ आ चुका है। स्पेशली नीव के बच्चों, आप लोग ऑलरेडी आगे जा चुके हो, आप लोग को ऑलरेडी 5वां चैप्टर खत्म होने आया है, बट अगर आपने ये वीडियो देखा, अगर आपने ये वीडियो समझा अच्छे से, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चे विजय सीरीज फॉलो करते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं लेक्चर्स, उनके लिए तो ये एकदम सबसे बड़ा गिफ्ट हो जाएगा। लिटरली आई एम गिविंग दिस गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि उतना ज्यादा डेडिकेटेड वे में सब कुछ कवर किया गया है, एकदम डिटेल्ड वे में कवर किया गया, सो दैट आप लोग इसको अच्छे से पढ़ पाओ। अब बेटा अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, तो जैसे कि मैंने नीव की बात की, तो वी हैव लॉन्च वन ऑफ द बेस्ट बैच, दैट इज नीव प्लस शौर्य बैच। ये बेटा 2 साल का कोर्स है आप लोगों के 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए। अगर आप प्राइम की बात करें, बेटा एक और चीज बता दूं, इस बैच में ऑलरेडी 10,000 लोग एनरोल कर चुके हैं। सीट्स बहुत कम है, क्विकली डू इट, नहीं तो देर हो जाएगी, ठीक है। अब आप सीट्स देखोगे तो अगर आप 1 साल लेना चाहोगे तो दैट इज जस्ट फॉर 3,500, बट मैं आपको सीधे बोलूंगी 1 साल मत देखो, एक्स्ट्रा 500 खर्च करना पड़ेगा। आप लोग देखो 2 साल, क्योंकि 11 12 दोनों पढ़ोगे ना, तो दूसरे साल का कोर्स है 6,500 का, दोनों साल कंप्लीट होगा उसमें, साथ में सीईटी भी कराएंगे। अगर आप इन्फिनिटी कोर्स लेते हो तो आपको बैच तो मिलेगा, साथ में बुक्स भी मिलेंगी, तत्व बुक्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसका प्राइस हो जाएगा 8,300। बट अगर आप सबसे ज्यादा प्रिफर्ड वाला बुक लोगे, दैट इज इन्फिनिटी प्लस वाला बैच लोगे, तो इसमें आपको बैच भी मिलेगा, इसमें आप लोगों को बुक्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ में आपको एक मेंटर मिलेगा। आप बोलेंगे मेंटर का क्या काम? तो मेंटर जो होता है वो आपको बैठ के एक एक चीज आपके ऊपर ध्यान देता है, आपका क्या प्रोग्रेस है, आपकी पीटीएम मीटिंग लेता है, आपको एब्सेंटी कॉल करता है, आपका एक साथीदार, एक टीचर आपके साथ बैठता है, सो दैट आप लोग एक अच्छे तरीके से मार्क्स लेके आ पाओ, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए बहुत न्यू है, ठीक है। एंड दीज आर द तत्व बुक्स, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है इन द मार्केट, क्योंकि इसके अंदर में हमने वही क्वेश्चंस डाले हैं जिसके मैक्सिमम चांसेस है अपने सीईटी में आने के लिए। प्राइस भी बहुत कम है, नॉमिनल है, 1800 प्राइस है इसका। आप डिस्क्रिप्शन में चाहिए, यू कैन डेफिनेटली बाय इट और स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, हम साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड आईवी सैट फॉर यू। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैम आईवी सैट क्या है? आईवी सैट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। बेटा अगर आपने ये टेस्ट को क्लियर कर लिया, जो कि मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं,
तो आपको 90% स्कॉलरशिप अवेल हो जाएगा। यानी अगर 100 रुपए का कोर्स आपको 10 रुपए तक इतना बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो रजिस्टर योरसेल्फ। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। और अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे ऑफलाइन आके पढ़ें, तो दीज आर आवर ऑफलाइन सेंटर्स, यू कैन गो विजिट देयर एंड आप हमसे वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मुझे पता है आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। बस ट्राई कीजिए, इस वीडियो को जितना हाइप हो सके उतना हाइप कीजिए, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय एंड 150 लाइक्स का टारगेट है। सी यू सून, लव यू ऑल।